आज हम लोग ये जो लेसन कर रहे हैं, इस लेसन में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो हमारा चैप्टर है प्रीवियस चैप्टर के सारे बेसिस कैलकुलेशन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से बहुत हद तक मिलता जुलता है। सो उन चीज़ों को आपको नहीं भूलना है जब आप इसके सारे अकाउंटिंग्स को सीखोगे, राइट। सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एज द नेम सेज, एडमिशन का मतलब होता है किसी का नया आना। किसका? पार्टनर का। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं देता हूं कि बिजनेस में ऑलरेडी ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। अब ए और बी अगर दो पार्टनर है तो इनके कैपिटल्स भी लगे होंगे, बिजनेस में इन्वेस्टेड होंगे। मान के चलता हूं कि ए का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और बी का 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इनका जो कंबाइंड कैपिटल है वो 8 लाख का है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे फर्म का टोटल कैपिटल है। अब देखिए, बिजनेस जो होता है, बिजनेस में कैपिटल का जो नीड होता है वो इसलिए होता है ताकि बिजनेस एक्सपैंड कर सके, बिजनेस में प्रोडक्शंस वगैरह का, ऑपरेशंस वगैरह का काम अच्छे से हो सके और आप बिजनेस को डेवलप कर सको, ग्रो कर सको और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सको, राइट। लेकिन कभी कभी जो फंड होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि ए और बी, अगर मैं यहाँ का एग्जांपल पकड़ूं तो ए और बी अपने फंड को इसी लिमिट तक बढ़ा पा रहे हैं। लेट्स से कि उन लोगों ने अपने पर्सनल एसेट से, यानी अपने घर से या फिर किसी भी तरह से उन्होंने कुछ कैपिटल ऐड किया। लेट्स से कि इसने 3 लाख रुपीज और ऐड किया है, ठीक है, और इसने 2 लाख रुपीज ऐड किया है। अब इनके पास पैसा नहीं बचा, ठीक है। तो इन्होंने अपने कैपिटल में कितना एडिशन डाला? 3 लाख और 2 लाख, यानी इन्होंने 5 लाख का एडिशन और कर दिया टोटल कैपिटल में, ठीक है। सो इनका फर्म का, मैंने ये जो आपका बिजनेस है ए और बी का, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें क्या होगा कि 8 लाख का कैपिटल अब ए का शो हो रहा है, बी का 5 लाख का शो हो रहा है, जिसका अल्टीमेट टोटल कितना आ रहा है? 13 लाख। अब बिजनेस का आपको टोटल कैपिटल कितना दिखाई दे रहा है? 13 लाख रुपीज। अब अगर बिजनेस को इसके बाद डेवलप या ग्रो करने की जरूरत पड़े तो ये पैसे सफिशिएंट नहीं पड़ रहे हैं, तो आपको अलग से पैसे चाहिए होंगे, जिसका वे जो है, सोर्स क्या है, वो एक ही है कि आपको किसी आउटसाइडर से पैसा लेना होगा। आउटसाइडर इन द सेंस क्या होता है कि मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हो या फिर आप मार्केट में किसी पर्टिकुलर ट्रेडर से लोन लेते हो, क्रेडिटर से लोन लेते हो, अलग अलग जगह से आप क्रेडिट पे गुड्स वगैरह परचेस करते हो, एसेट वगैरह परचेस करते हो, तो ये सारी चीजें हो पाएंगी, जिसकी वजह से बिजनेस पे लाइबिलिटीज का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाएगा। यानी बिजनेस में जो लाइबिलिटीज है वो डे बाय डे इंक्रीज कर जाएगा। इसी चीज से बचने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं कि किसी अलग पर्सन को बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। अब मान लीजिए ए और बी जो ये बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने एक पार्टनर और बुलाया, उसका नाम हम एजम्पशन करते हैं कि सी है। सो अब हमारे पास पार्टनर कितने हो गए? सी हो गए, ठीक है। अब 3 पार्टनर है हमारे पास। अब तीनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? जैसे ए का तो ऑलरेडी 8 लाख रुपीज चल रहा था, है ना, ठीक है। बी का कितना चल रहा था? 5 लाख रुपीज। और सी को जब हम बुला रहे हैं तो सी से हम डिमांड कर रहे हैं कि सी बिजनेस में और 3 लाख रुपीज ऐड कर दे। अब सी चूंकि अपना कैपिटल लेके आएगा, क्योंकि उसको बिजनेस में एंटर होना है, तो बिजनेस का यानी फर्म का, जो हम पार्टनरशिप फर्म में चाह रहे हैं, इसमें आपका 3 लाख का एडिशन हो जाएगा कैपिटल का। यानी अब बिजनेस का जो टोटल कैपिटल वो 16 लाख है। यानी ये मान के चलते हैं कि बिजनेस कैपिटल बढ़ गया तो अब सफिशिएंट है बिजनेस चलाने के लिए। सो इस नए पार्टनर के आने की वजह से ये हमारा न्यू पार्टनर है ना। सो इस न्यू पार्टनर का आने की वजह से क्या हुआ? फर्म का कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल बढ़ने से फर्म को और फंड मिल गए ताकि वो बिजनेस को और ज्यादा रन कर सके, डेवलप कर सके, ग्रो कर सके, राइट। और या फिर उसको इमरजेंसी में कहीं से फंड की जरूरत भी पड़ रही थी तो वो पार्टनर ने पूरा कर दिया अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में। लेकिन आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि सिर्फ कैपिटल से हमें यहां मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी इंपैक्ट पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होता है? लेट्स से कि ए और बी क्या करते थे पहले, वो अपना रेशियो बना के रखे थे कि मैं 1:1 यानी इक्वल में बांट रहा हूं, या आप कोई भी रेशियो पकड़ सकते हो। अभी तो एग्जांपल में मैं 1:1 ले रहा हूं। अब सी के आने की वजह से ये रेशियो बन जाएगा आपका 1:1:1। अब देख के तो लग रहा है कि सर दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं पुराने पार्टनरशिप की बात करूं, पुराने पार्टनरशिप में जहां ए और बी मिलकर बिजनेस करते थे,
वहां कोई भी प्रॉफिट आता था तो उसका हाफ हाफ मिलता था दोनों को, राइट। अब जब न्यू हो गया है तो बिजनेस में ए, बी और सी तीनों आ गए हैं। सो अब क्या है, वही प्रॉफिट, सिमिलर प्रॉफिट फ्यूचर में कैसे बटेगा, 1/3 करके। यानी एक जो प्रॉफिट आने वाला है वो पहले अगर सी नहीं रहता तो इन दोनों को उसका हिस्सा भी मिल जाता, लेकिन अब 3 लोगों में बटेगा। ये कुछ इस तरह से है, मान लीजिए आपके घर पे खाने पे मेहमान आए हुए हैं, अगर खाना पहले से ना बना हो तो वही खाना उन मेहमानों में भी बांटना पड़ेगा ना, तो एक आदमी को खाने के लिए कम मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपके अर्निंग की तरह है, ठीक है। सो आपकी जो अर्निंग है वो भी डिवाइड हो जाएगी तीनों लोगों में। यानी लेट्स से कि आपको 60,000 रुपए का प्रॉफिट है, अगर बिजनेस में अभी हम इस तरह से न्यू पार्टनर का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, सो आपको ये प्रॉफिट अगर हाफ हाफ देना हो तो ए को 30,000 और बी को 30,000 देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब 3 पार्टनर हो जाए तो यही आपका जो प्रॉफिट है वो 20,000 अप्रॉक्स में बटेगा, राइट। सिमिलरली है क्योंकि मैंने इक्वल दिया ताकि समझ में आए तुरंत, है ना। सो आप यहां देख पा रहे हो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। यानी ए को जहां पहले 30 मिलता था अब ए को 20,000 का प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, बी को भी 30 मिलता था तो बी को अब 20 रिसीव हो रहा है। सी के आने की वजह से इनका जो ये 10 है या 10,000 का शॉर्टफॉल है ये सी को मिल जा रहा है। अब तो यहाँ पे हम लोग तो रेशियोज को उतना डीपली नहीं देख रहे, हम लोग रेशियो कैलकुलेशंस पे भी आगे आएंगे, बट हम लोग अभी सिंपल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। ये एक एग्जाम्पल है, अभी हम थॉरली इसका थ्योरीज भी देखेंगे कि हम इन चीजों को कैसे खुल के समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है नए पार्टनर के आने के बाद, और किन किन चीजों पे आपको भी ध्यान रखना है अकाउंटिंग करते वक्त। अभी 2 एग्जाम्पल तो आपको सामने में ही मिल गया कि ऐसा है कि सबसे पहले तो नए पार्टनर का कैपिटल का अकाउंटिंग होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, और दूसरा यह है कि कैपिटल को ही नहीं देखेंगे, बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी चेंज होता है। सो नया पार्टनर जब भी आता है इन सारे चेंजेस को वो आके पहले करता है, ये हमारा कॉमन चेंजेस है। अब हम लोग आगे जान रहे हैं कि नए पार्टनर के आने की जरूरत क्या है। वाई डू वी नीड अ न्यू पार्टनर इन अ बिजनेस। एक एग्जाम्पल तो मैं अभी दे चुका हूं कि मुझे फंड बढ़ाना था। एक एग्जाम्पल आप ये भी पकड़ सकते हो कि सर एक रीजन हमें पता है फंड बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं कि आगे और कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कराना पड़ता है, ठीक है। चलिए, सो नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर में क्या होगा, पहला पॉइंट वही पॉइंट जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन मोर कैपिटल नीडेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए जब हमें और फंड की जरूरत पड़ती है तो हमें एक नया पार्टनर चाहिए होता है। बट आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की नीड को पूरे करने, यानी फंड की ही नीड को पूरा करने के लिए हम नया पार्टनर लाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और अगर सिर्फ फंड ही चाहिए होगा तो फंड तो बैंक से भी आ जाएगा, लोन से भी आ जाएगा। बट रीजन क्या होता है नया पार्टनर को लाने का, अगर हमको सिर्फ फंड बढ़ाना है, इसमें रीजन ये होता है कि नया पार्टनर आएगा तो और भी चीजों को वो कंट्रीब्यूट करता है, जैसे अपना आइडियाज देता है, अपना एफर्ट लगाता है, अपने क्या बोलते हैं अपना एक ध्यान बिजनेस को देता है ताकि बाकी पार्टनर्स का बर्डन भी वो बांट सके, है ना। सो इस तरह की चीजें भी होती हैं। अब आप अगर बैंक से लोन लोगे तो बैंक तो आपके बिजनेस को देखने नहीं आने वाला ना, प्लस प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको बैंक को उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो कि मैं एप्रोप्रिएशन और चार्जेस वाले चीजों में सिखा चुका हूं कि बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, वो एक चार्जेस का आइटम होता है। तो इसमें मैंने पार्टनर लोन समझाया था, बट कॉन्सेप्ट वही है। लोन क्या होता है, लोन एक ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो अपने इंटरेस्ट पेमेंट को पूरा करेगा, ठीक है। सो अगर मैं फंड की जरूरत पूरा करना चाहता हूं बिजनेस में और मैं बोलूंगा नहीं मैं बैंक से लोन लेता हूं, मैं नए आदमी को क्यों घुसने दूं पार्टनर में, तो नुकसान हमारा ही है। क्योंकि अगर मैं नया पार्टनर, अच्छा अगर उसमें कोई कंडीशन ना हो कि नया पार्टनर अभी नहीं मिल रहा है या किसी को मैं लाना नहीं चाहता हूं तो बात अलग है, बट मैं यहां इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं कि फंड की जरूरत तो हमें बैंक से भी पूरी होती है। तो वाई डू वी नॉट सिलेक्टिंग द बैंक, हम बैंक क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम तो बैंक सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि नया आदमी घुसा दे रहे हैं, और नया आदमी आने के बाद वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर हमारा प्रॉफिट भी कम हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बैंक पे जब भी लोन लेंगे तो हमारे इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाता है लोन पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब नया पार्टनर आता है उसके कैपिटल पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिलता है, वो भी अगर आप अग्रीमेंट में लिख दो तभी मिलेगा, आप चाहो तो उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। सो हमारा जो पहला रीजन है आने का वो है मोर कैपिटल नीडेड। हमारा जो मेन पार्ट है क्या है, जब आपको कैपिटल बढ़ाना होता है बिजनेस का, चाहे कोई भी रीजन हो, एक्सपेंशन मैंने यहाँ एक बिजनेस में डाला हुआ है, कभी कभी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है या बिजनेस किसी रीजन से लॉस में चला गया उसको रिकवर करना है तो एक नया पार्टनर बुला के कैपिटल बढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। सो हम यहाँ पे सिर्फ एक रीजन लेके चल रहे हैं कि मोर कैपिटल नीडेड फॉर एक्सपेंशन। आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस में और भी सारी चीजें करना चाहते हो, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको पैसे ज्यादा चाहिए, और पैसा हम नया पार्टनर के थ्रू ले रहे हैं उसको एंटर करा के बिजनेस में, ठीक है।
अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड फॉर फर्म। यानी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हमको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसमें कॉम्पिटेंसी हो। कॉम्पिटेंसी मतलब जो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चला सके, और एक्सपीरियंस जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा हो उस काम का लेके। मतलब हमें एक हाथ बटाने वाला हाथ भी चाहिए, जो मैं थोड़ा देर पहले और एक बार डिस्कस कर रहा था कि कभी कभी पार्टनर्स इसलिए भी लाए जाते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा हैंड वहां पे चाहिए ताकि वो आपको बिजनेस के बर्डन को बांट सके, हेल्प कर सके बिजनेस में। जैसे अगर बिजनेस बड़ा है, 2 लोगों से नहीं संभल रहा है, ए और बी से, तो उन्होंने सी को लाया ताकि बिजनेस के बाकी जो यूनिट्स है या बिजनेस का और बाकी जो काम है सी कर सके। इससे ए और बी पे बर्डन थोड़ा हल्का हो जाएगा। सो ये भी एक रीजन है व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड। आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो कॉम्पिटेंट भी हो। कॉम्पिटेंट मतलब जो कॉम्पीट कर सके बिजनेस में, अलग अलग आइडियाज से बिजनेस को और अच्छा बना सके, और उसकी एक्सपीरियंस को आप यूज कर सको। हो सकता है उसको सेल्स की नॉलेज ज्यादा हो, मार्केटिंग की नॉलेज ज्यादा हो, और आपके बिजनेस का सेल्स मार्केटिंग अच्छा से ना चल रहा हो, तो उस आदमी के आने से हो सकता है आपके सेल्स और मार्केटिंग को ग्रोथ मिले, राइट। सो इसलिए भी हम एक नया पार्टनर लाते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है टू इंक्रीज द रेप्यूटेशन एंड ब्रांड वैल्यू बाय एडिंग अ रेनाउड पर्सन। कहने का मतलब है कि जब आप सिर्फ इसलिए किसी पर्सन को ऐड करते हो जब आपको बिजनेस का रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, अगर वो पर्सन बहुत फेमस या पॉपुलर है, जिसको लोग जानते हैं, जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, है ना। आप किसी ऐसे बिजनेसमैन को ऐड कर लो जो ऑलरेडी एक बिजनेस करता है बट आप उसको पार्टनरशिप में लेके आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक आपको समझना होगा कि वो सिमिलर बिजनेस ना करता हो, नहीं तो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। सो आप ऐसे बंदे को लाते हो, ऐसा एक आदमी ऐड करते हो। यहाँ पे ही और शी दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आदमी है, कोई लेडी भी हो सकती है, राइट। सो पार्टनरशिप में जो भी पर्सन आ रहा है, चलिए हम पर्सन की बात करते हैं, जो भी पर्सन आ रहा है अगर उसकी पहले से ब्रांड वैल्यू है, लोग उसे जानते हैं, लोग उसके काम को ट्रस्ट करते हैं, उसके जहां भी उसका नाम यूज होता है लोग उस ब्रांड पे, उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं, सो आप क्या करते हो, उसको पार्टनर बना लेते हो। आपने कभी कभी टीवी वगैरह में देखा होगा कि हम लोग एक्टर्स से इंडोर्स कराते हैं अपना प्रोडक्ट। क्यों कराते हैं ऐसा? इसलिए क्योंकि एक्टर्स पे लोग विश्वास करते हैं। हमें ये लगता है कि एक्टर्स वो चीजें इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए हम उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा देखते हैं और उन पे हमारा ध्यान जाता है, ठीक है ना। सो एक रेनाउड पर्सन, एक जाना पहचाना चेहरा या पॉपुलर या फेमस पर्सन को लाने का भी एक तरीका होता है कि आप अगर पार्टनर में उस पर्टिकुलर पर्सन को आप ऐड करो तो आपके बिजनेस का रेपुटेशन, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, राइट। सो इसलिए भी आप नया पार्टनर लाते हो। अब जो ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि समटाइम्स अ केपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू पार्टनरशिप। कभी कभी क्या होता है, कोई आपका बहुत अच्छा एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है बिजनेस में, ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये एग्जांपल भी सेट करते हो, प्लस आप उसको प्रेस करने के लिए उसको कभी कभी पार्टनरशिप में एंटर करा देते हो। इसका फायदा ये होता है कि उस एम्प्लॉय का जो मोरल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। वो ऑलरेडी एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, वो जब पार्टनर बनता है तो वो और डेडिकेशन से काम करता है बिजनेस के लिए। वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी होता है जो कि इस पॉइंट को भी फुलफिल करता है। वो कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस, आप किसी गलत आदमी को तो लेके नहीं आओगे ना, या फिर किसी ऐसे एम्प्लॉय को तो चांस नहीं दोगे जिसको काम ही ना आता हो। एक ऐसा एम्प्लॉय जो बहुत हट के काम करता है या बहुत अच्छा काम करता है, जिसको आप चाहते हो कि अगर ये बिजनेस में हमारे एंटर हो जाए या ऐड हो जाए तो ये बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है, राइट। सो ऐसे इंप्लॉइज को आप बिजनेस में ऐड करते हो एज ए पार्टनर। मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं। एज ए पार्टनर ऐड करते हो ताकि बिजनेस को वो अब अपना समझ के बिजनेस के लिए काम करे और अच्छे डेडिकेशन से काम करे। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जिसमें नए पार्टनर का नीड बताया हुआ है। सबसे पहले मैंने बोला था कि मान लीजिए आपको मोर कैपिटल नीडेड है तो आप बुलाते हो नया पार्टनर। आपको एक कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए, मतलब आपको एक अच्छा आदमी चाहिए जिसको बहुत नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, आप उसके लिए भी बुलाते हो। किसी फेमस पर्सन को कभी कभी ऐड किया जाता है ताकि बिजनेस का ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन बढ़ जाए। और कभी कभी किसी केपेबल एम्प्लॉय जो आपके ही बिजनेस में काम कर रहा है उसको उठा के आप पार्टनर बनाते हो ताकि उसको एक चांस मिले, उसका मोरल हाई हो, जो कि ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है वो और अच्छे से काम करे बिजनेस के लिए, बिजनेस उसको अपना लगे, ठीक है। और बाकी इंप्लॉयज के सामने भी एग्जांपल सेट होता है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो बिजनेस में आप पार्टनरशिप में भी एंटर कर सकते हो अगर आप बहुत डेडिकेटेड रहोगे बिजनेस में। तो ये एक रिवॉर्ड की तरह है जो सबके लिए हो जाता है, ठीक है ना। इससे बिजनेस में काम करने का डेडिकेशन लोगों में बढ़ता है। तो इस तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए भी आप क्या करते हो, नया पार्टनर लाते हो। सो यहाँ पे हम बेसिकली 4 पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसमें नए पार्टनर को लाने की जरूरत पड़ता है,
ठीक है। सो इसमें इन चारों से ही बेसिकली हम मैथ्स को या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में ज्यादातर काम करते हैं। वैसे एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो कॉमन एग्जांपल्स है ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है कि आप इनके थ्रू जान सकते हो कि व्हाई डू वी नीड अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस। क्या पुराने पार्टनर से काम नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, बट कभी कभी थोड़ा ज्यादा की जरूरत सबको पड़ती है। उस ज्यादा के लिए मैंने ये 4 पॉइंट्स बनाए हैं। इन्हीं ज्यादा चीजों के लिए आप एक नए आदमी को बिजनेस में ऐड करते हो, ठीक है। चाहे वो हाथ बटाने के लिए करो, चाहे गुड नेम के लिए करो, पैसों के लिए करो, या किसी को उसकी मोरल हाई करने के लिए करो, प्रमोट करने के लिए करो, आप किसी भी रीजन से करो, बट आप एक नया पार्टनर लाते हो। लेकिन आपके रीजंस क्या है? आपके रीजन पॉजिटिव है, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका जो फर्म है उसी को अल्टीमेटली फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है ना। आप इसी के लिए एक नया पार्टनर लाते हो। सो हमारा टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की नीड क्यों पड़ती है, वो हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि इम्पैक्ट और चेंजेस क्या होते हैं जब आपका न्यू एडमिशन होता है किसी पार्टनर्स का, है ना। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो क्या चेंजेस करने पड़ते हैं फर्म को। ऑब्वियसली कुछ चेंजेस को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे आप मान के चलो कि कैपिटल चेंज हो जाता है, राइट। कैपिटल नया आएगा तो टोटल फर्म का कैपिटल चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रॉफिट जो पहले 2 लोगों में बढ़ता था अब 3 या 4 लोगों में बटेगा। जैसे पार्टनर्स आ रहे हैं, मान लीजिए कि पहले से 2 पार्टनर हैं तो अभी नया पार्टनर आ गया है, तो वे प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बढ़ता था 3 लोगों में बटेगा, तो रेशियोज में चेंजेस आएगा। इस तरह के कई चेंजेस आते हैं। तो कुछ चेंजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट या चेंजेस क्या हो रहा है जब आपका कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। आप सबसे पहला चेंज किसको मानोगे? सबसे पहली बात, टोटल कैपिटल जो है उसमें चेंज आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में चेंज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, राइट। टोटल कैपिटल में भी चेंज आएगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में भी आएगा, ठीक है। और बताता हूं क्या क्या आ सकता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज वैल्यूएशन, इसमें भी चेंज आता है, ठीक है। और देखो चेंजेस इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कॉमन है, जैसे कैपिटल चेंज में आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन होता है, चेंज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है। तो इस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं एडजस्टमेंट्स और ट्रीटमेंट्स टू बी मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको कौन से ट्रीटमेंट्स या एडमिशन के टाइम पे आपको करने पड़ेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ चीज़ों को तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, वो तो करने ही पड़ेंगे। सो उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे डीपली देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे हमें काम करना है, कौन से पॉइंट पे हमें कैलकुलेशन या ट्रीटमेंट्स करने हैं, यानी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात हमें करना होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या करना होगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आपका सबसे पहला चेंज तो क्या आता है कि प्रॉफिट बांटते वक्त होगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट जो है कम लोगों में बट रहा था, अब ज़्यादा लोगों में बटेगा, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि सबसे पहले जो भी पार्टनर है उसका एक गुडविल अमाउंट भी उससे मांगा जाता है। सो हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ गुडविल, ठीक है। अब देखिए पहले भी हम लोग एक लेसन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने गुडविल को डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसमें गुडविल के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स वगैरह थे। तो इस केस में क्या होता है कि फर्म का एक बना बनाया गुडविल होता है जिस पे चेंज आएगा, ठीक है। और जो नया पार्टनर है
वो फर्म में वैसे ही एंट्री नहीं कर सकता है, उसको बिजनेस का जो वो गुडविल बना हुआ है उसको अपने शेयर के हिसाब से देना भी पड़ता है कि भाई मैं फर्म में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मेरी गुडविल का हिस्सा मेरा कितना होगा, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, सो उसलिए हम लोग को इसीलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना है। अब देखो आप, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको एसेट का भी वैल्यूएशन करना पड़ता है, लायबिलिटीज का भी वैल्यूएशन करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो हमें एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके लिए भी करना है। तो हमारे अभी तक 3 ट्रीटमेंट हो चुके हैं, ये तीनों हमें करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। आपको जैसा क्वेश्चन में बोला जाए, जैसा सिचुएशन बोला जाए, वो आपको करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कहने का मतलब है कि बिजनेस में पहले से ही बहुत सारे रिजर्व बन जाते हैं जब पुराने पार्टनर के होते हैं। ठीक है, उनका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। और एक्यूमुलेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट अर्न हुआ है पहले, बहुत पहले, तो उसमें से कभी कभी कुछ हिस्सा बिजनेस में रखा जाता है बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, उसके भी ट्रीटमेंट्स करने हैं। ठीक है, सो रिजर्व और एक्यूमुलेट प्रॉफिट, इन दोनों का आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि एक फाइनल पार्ट होगा इस चैप्टर को लेके। सो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ सकता है इस चैप्टर में। पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हर ट्रीटमेंट को हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अलग अलग सम्स पे, अलग अलग अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आएगा उसको कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब ये रिवैल्यूएशन क्या होता है वो हम लोग बाद में पता कर लेंगे कि हमारा एसेट और लायबिलिटी में कैसे प्राइसेस में चेंज आता है। ठीक है, उस टाइम क्या वैल्यू चल रहा है जब एक नया पार्टनर आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपका जो भी रिजर्व बिजनेस में पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसमें क्या आप ट्रीटमेंट करोगे। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें एक पॉइंट और आता है, दैट इज एक पॉइंट होता है जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है पार्टनर्स की, उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आप अगर अपने बुक में देखोगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिखा है। मैं उस ट्रीटमेंट को क्वेश्चन के साथ बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं डाला है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही आएगा और 1-2 क्वेश्चन में ही डिस्कस हो सकता है, उससे ज़्यादा इसमें नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली जिन ट्रीटमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है या जिन ट्रीटमेंट्स को लेकर सारे सम्स बनते हैं, ठीक है, जिन कैलकुलेशन को आपको माइंड में ज़्यादा रखना है, उन्हीं कैलकुलेशंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो हम सीखने वाले हैं वो है फर्स्ट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसमें कई केसेस होते हैं जो हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं जिसके बारे में मैंने बोला अभी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ सीखना है वो आप पहले देख लो। इसमें एक होता है कि आपको न्यू रेशियो, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, एक न्यू रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। और साथ में हम 2 चीज़ें इसके साथ ही निकालते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट निकालना ही पड़ता है ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। ठीक है, और वो बिना निकले भी आपका न्यू रेशियो का मतलब कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, सो पहला इसमें न्यू रेशियो आता है, दूसरा इसमें आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, पहले मैं लिख लूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपको ये निकालना पड़ेगा। और इसके कंपैरिजन में कभी कभी ये फाइंड आउट होता है गेनिंग रेशियो। अब तीनों क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो के बारे में थोड़ा देर पहले मैं हिंट दे चुका हूं कि फर्म में जब भी हमारा नया पार्टनर आएगा तो फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है वो चेंज हो जाता है। तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, मतलब पहले जो चीज़ें 2 लोगों में बटती थी वो चीज़ें अब 3 लोगों में बटने वाली है, तो उनका रेशियो नया बन जाएगा, चाहे वो इक्वल ही क्यों ना हो। तो अगर वो नया बनेगा तो उसी को हम बोलेंगे न्यू रेशियो, मतलब जिसमें आगे चल के फ्यूचर में अब वो प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो वो बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग क्या होता है, आप सोचो कि अगर बिजनेस का एक प्रॉफिट जो 2 लोगों में बट रहा था अब वो 3 लोगों में बटने वाला है या 4 लोगों में बटने वाला है, जो पहले की तुलना में एक ज़्यादा है, मतलब पहले कंपैरिजन में आपका एक पार्टनर ज़्यादा आ गया, राइट। सो उस केस में होता क्या है कि आपका प्रॉफिट का एक हिस्सा आपसे सैक्रिफाइस के तौर पे लेके उसको ही दिया जाएगा, क्योंकि बाहर से प्रॉफिट तो आ नहीं सकता है। लेट्स से ए और बी पार्टनर है और आपको 50,000 उनको प्रॉफिट देना है। अगर वहाँ पे सी एक पार्टनर आ जाए तो वही प्रॉफिट 33,000 समथिंग कुछ अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके,
उसमें बढ़ जाएगा। तो हर पार्टनर को 14-15 हज़ार का नुकसान तो होने ही वाला है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी उन लोगों ने अपना किस रेशियो में नुकसान किया। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोपोर्शन यानी जो आप हिंदी में जिसको अनुपात बोलते हो, रेशियो की बात कर रहा हूँ यार। मान लीजिए किसी पार्टनर को हाफ करना पड़ा, किसी को 1/4 करना पड़ा, अपने शेयर में से देना पड़ा ताकि सामने वाले पार्टनर को प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। और एक आता है इसी के सिमिलर गेनिंग रेशियो। कभी कभी क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस कराने के चक्कर में किसी पार्टनर के आने पर किसी पुराने पार्टनर को कभी कभी गेन भी हो जाता है कि उसका पुराना रेशियो जैसे ही चेंज हुआ उसको अब ज़्यादा पैसा मिलने लगा, ठीक है। तो उस केस में आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ सकता है। सो बेसिकली हमें निकालना तो न्यू रेशियो है हर क्वेश्चन में, बट साथ में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हो सकता है कि निकालना पड़े। तो हम इसको अलग अलग केसेस से देखेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं केस 1। केस 1 और केसेस का क्या इसमें मेन पार्ट है। एक्चुअली रेशियोज को बहुत तरीके से चेंज किया जाता है या बहुत तरीके से उसका इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहता है। तो अलग अलग केसेस में कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केस 1 में मैं 3 इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहला है कि ओल्ड पार्टनर रेशियो गिवन, ओल्ड पार्टनर का रेशियो अगर दिया रहेगा, न्यू पार्टनर रेशियो गिवन, मान लीजिए ए बी हमारे ओल्ड पार्टनर है और सी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो उसका भी प्रोपोर्शन क्या होने वाला है वो दिया रहेगा। नो अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, बट वो लोग कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब किसने अपना शेयर कितना सैक्रिफाइस किया सामने वाले के लिए, वो वहां पे नहीं दिया रहेगा। मतलब आपके पास बेसिकली 2 ही डिटेल है, एक तो पुराने पार्टनर जिनका पहले से रेशियो क्या चल रहा है, और एक नया पार्टनर जिसका आने के बाद उसका रेशियो क्या दिख रहा है, क्योंकि वो नया पार्टनर है तो उसका एक शेयर तो होगा ही बिजनेस में, वो अगर दिया रहे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ओल्ड पार्टनर है ए और बी, क्लियर है। ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ है 3:2, ठीक है। और न्यू पार्टनर है सी जिसका रेशियो दिया हुआ है 1/4, दिख रहा है आपको। अच्छा, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। अब आप कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, आपको वो करना है, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, ये तीनों के लिए होगा, ए बी और सी, ठीक है। ये तीनों के लिए होगा क्योंकि फ्यूचर का जो फर्म है यानी हमारा जो नया फर्म है उसमें ये तीनों पार्टनर रहेंगे, है ना, तो तीनों का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ए और बी का पहले शेयर कितना दिया हुआ है 3:2। अगर हम इसको निकालें तो ये हमारा एक्चुअल प्रोपोर्शन बन रहा है 3/5 एंड 2/5, इतना तो सबको पता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ये मान के चलो कि अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से अगर फर्म में कोई प्रॉफिट है वो सी को तो डायरेक्टली 1/4 चला ही जाएगा। सो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी को मिलेगा। कहने का मतलब है कि लेट अज्यूम कि द फर्म्स होल शेयर, यानी जिसको हम रेशियो बोल रहे हैं, वो हमारा 1 है, ठीक है। अगर फर्म का होल शेयर 1 है सो हम निकालेंगे इसमें कंबाइन रेशियो ऑफ ए एंड बी, क्योंकि सी का ऑलरेडी हमें पता है ये न्यू रेशियो ही है, तो आप चाहो तो सी का ना भी निकालो तो भी चलेगा, लेकिन सी को इंक्लूड करके तो निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले एज्यूम किया, ये एक तरीका है। अगर आप मान लीजिए उतना नहीं सोच पा रहे हो तो आप सिर्फ तरीके को सोच लो कि इसमें निकालते कैसे, आप उतने लॉजिक पे मत जाओ, है ना। उतने लॉजिक पे आपको अल्टीमेटली आपको तो सिर्फ रेशियोज निकालने हैं, आपको तो ये नहीं समझाना ये ऐसा कैसे हुआ वो ऐसा कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप देख लो कि इसका तरीका क्या है। अगर आपके पास ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का रेशियो में सिर्फ उसका दिया हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने किसको क्या दिया नहीं दिया, कुछ नहीं, सिर्फ इनका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नया का इतना है और पुराना का इतना है, ठीक है। अब आप अज्यूम करो कि फर्म का शेयर कितना हो जाएगा 1। कंबाइन रेशियो आप निकालो ए और बी का, क्योंकि सी का शेयर अगर हटा देंगे तो आप क्या निकालोगे कि 1 में से सी का शेयर 1/4 हटा दीजिए तो जो बचेगा वो तो ए और बी का ही बचेगा ना। फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप सी का प्रॉफिट हटा दो, क्योंकि सी का एग्जैक्ट शेयर तो हमें पता है, क्योंकि न्यू पार्टनर का न्यू शेयर ही दिया रहता है। ये जो आपका शेयर है ये एक्चुअली में आपका न्यू शेयर है ना। सो अगर ये पहले से आपको पता है तो इसका मतलब इन दोनों का नहीं पता ना। अब कंबाइन करके आप निकालोगे कि ए बी सी का कितना आने वाला है। तो पहला तरीका ये हुआ कि आप मान के चलो पूरा फर्म 1 है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई मैथ बनाते हैं तो उसमें 100% मान के चलते हैं ना, फिर उसमें अलग अलग परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन पे मान के चलते हैं कि पूरे फर्म का शेयर 1 है, और अगर सी का शेयर निकाल देते हैं
तो हमारा यहाँ पे 3/4 बचता है। इसी 3/4 में से ए और बी को मिलेगा, यही 3/4 में से आपको ए और बी को देना है। अब क्वेश्चन में चूंकि अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बचा हुआ शेयर है इसमें से ए और बी अपने पुराने रेशियो में ही इसको बांटेंगे, क्योंकि और कोई अदर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हमें यही मान के चलना होगा। सो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं? ए जो है उसका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? ए को अपना ये कंबाइन शेयर में से शेयर मिलेगा, ठीक है, और बी को भी अपने इसी कंबाइन शेयर में से शेयर मिलेगा। सी को तो ऑलरेडी 1/4 मिल चुका है, ठीक है, तो इसको तो कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप, ए को इसी 3/4 का कंबाइन शेयर, क्योंकि ये जो ए और बी मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि 1 शेयर मतलब अगर पूरे फर्म का शेयर 1 है तो उसमें से आप 1/4 निकाल दो सी का आप निकाल के साइड कर दो, तो आपका बचा हुआ हो गया 3/4। अगर आपका बचा हुआ 3/4 है तो आप क्या करोगे, जो भी ए और बी को शेयर दोगे, ध्यान से देखना आप, ए और बी को जो भी शेयर दोगे वो तो आप इसी में से दोगे ना जो बचा हुआ है इन दोनों के लिए। अब इन दोनों को कैसे मिलेगा ये तो नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रेशियो था उनका पहले का, उसी में इसको ये लोग डिवाइड कर लेंगे, इस शेयर को। सो इस शेयर को मैंने पहले लिख दिया। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहा हूँ, ए का 3/4 और बी का 3/4। अब इस 3/4 में से ए का पुराना शेयर कितना था, 3/5, तो ए क्या करेगा, इसी कंबाइंड शेयर का 3/5 ले लेगा, और बी क्या करेगा, इसी कंबाइंड शेयर का 2/5 लेगा, क्योंकि बी पहले कैसे लेता था, पूरा प्रॉफिट में से 2/5। अब तो उनका प्रॉफिट इतना ही बच जा रहा है, क्योंकि सी तो 1/4 लेगा ही लेगा, राइट। सो अब आप क्या करोगे कि ए का शेयर में से आप निकाल लोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ आ रहा है 9/20, राइट। उसके बाद आप बी का निकालो, यहाँ आएगा 6/20। और यहाँ की बात करते हैं। अब यहाँ तो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आप देख रहे हो 20 और 20 आ रहा है, तो इसका डिनोमिनेटर तो 20 है नहीं। अगर मैं इसको नॉर्मल रेशियोज में लिखना भी चाहूँ कि ए बी और सी का रेशियो आने वाला है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर मैच नहीं करेगा तो कंप्लीट एक रेशियो बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल ट्रिक होता था जो बहुत पहले हम लोग सीख चुके हैं अपने जूनियर क्लासेस में, है ना। उसमें क्या होता था, जब भी आपको किसी प्रोपोर्शन को किसी प्रोपोर्शन के साथ इक्वल करना है तो हम क्या करते थे कि जितना अमाउंट आपको डिनोमिनेटर का दिख रहा है, आई मीन जितना वैल्यू दिख रहा है, उस वैल्यू को लाने के लिए हम नीचे वाले डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जान रहे हो कि 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 20 इजीली आ जाएगा। और इसको इवन रखने के लिए आप इसी 5 को दोबारा यहाँ रखते हो, क्योंकि इसका अल्टीमेट इफेक्ट 1 होता है, इसीलिए आप इसको 5/5 करोगे। ध्यान से सुनना इसको मैंने कैसे किया, मैंने नीचे 5 इसलिए लगाया ताकि इनका मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर मैच होकर 20 आ जाए। अब चूंकि मैं डायरेक्ट 5 लगा रहा हूँ तो इसको सही करना होगा ना, क्योंकि ये तो ये इमेजिनरी फिगर है, ये तो ज़बरदस्ती लगा रहा हूँ मैं। तो मैथमेटिकल ट्रिक ये था कि आप ऊपर में भी वही डिनोमिनेटर, मतलब ये जो आपका न्यूमरेटर है ये भी आपके डिनोमिनेटर से मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको काटो तो इसका अल्टीमेट आंसर 1 आता है, तो 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम ही आता है, तो इसका कोई और इफेक्ट है नहीं। बट यहाँ पे इस तरह से 5/5 लिखने का फ़ायदा ये है कि आपका इसका डिनोमिनेटर 20 आ जाएगा और ऊपर में 5 × 1 आपका 5 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि ये कंप्लीट रेशियो की तरह दिख रहा है, तो क्या ये कंप्लीट रेशियो का अपना रूल को फॉलो करता है, आप वो भी देख लो। मैं देख रहा हूँ 9/20, 6/20 और 5/20 आ गया ए बी और सी के लिए। आप पहले इसको उतारो यहाँ पे कि इसका आया 9/20, इसका आया 6/20 और इसका आ गया 5/20। अगर आपको ये पता चल गया कि इनका ये रेशियो है, तो आप क्या करते हो, किसी भी फ्रैक्शन को जोड़ते हो ना, आप ऊपर का न्यूमरेटर ऐड करके देखो, 9 + 6 15 + 5 20, तो आप जितना हिस्सा 20 में कर रहे हो उसी हिस्से का ए बी सी को मिल रहा है, यानी अल्टीमेट आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 9:6:5 आएगा। यही आपका आंसर हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो हम लोगों ने कैसे किया, पहले तो आप केस समझ लो। केस में क्या है कि आपका ओल्ड पार्टनर का रेशियो सिर्फ दिया रहेगा और न्यू पार्टनर का रेशियो सिर्फ दिया रहेगा, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तो आप ये वाला फॉलो करोगे। कैसे मैंने किया, एक होल शेयर एज्यूम कर लिया 1, पहले उस न्यू पार्टनर का शेयर यहाँ से डिडक्ट कर दिया, तो एक कंबाइंड शेयर आ गया पुराने पार्टनर्स के लिए, राइट। अब इस कंबाइंड शेयर में से पुराने पार्टनर को उन्हीं के रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई करके मैंने शेयर दे दिया। 3/4 का 3/5, 3/4 का ही 2/5। इन लोगों ने इस 3/4 को दोनों अपने रेशियो में बांट लिया, और ये बेचारा तो सेपरेट है 3C, तो इसने क्या किया, अपना जो पुराना शेयर है उसको एक मैथमेटिकल ट्रिक से डिनोमिनेटर से मैच करने के लिए उसको चेंज किया।
अल्टीमेटली आप अगर इस 5 और 20 को डिडक्ट करो तो आप देखोगे 1/4 ही आता है। तो ये तो मैच कर रहा है ना, यानी इसका अल्टीमेट आंसर 1/4 ही है। ऐसा नहीं कि मैंने इसका रेशियो बढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने इसको मैथमेटिकली चेंज किया है ताकि आपका रेशियो मैच हो सके। अब ये मैथमेटिकली भी सही है और आपको इससे ईजी भी पड़ेगा अलग तरीके से सब चीज़ों को डिवाइड करने में। अब मान लीजिए बिजनेस में कोई प्रॉफिट आया तो आप सीधे उस प्रॉफिट को 9/20, 6/20 एंड 5/20 में डिवाइड कर पाओगे, क्योंकि ये कंप्लीट रेशियो बन गया। रेशियो है 9:6:5। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले केसेस की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो कुछ इस तरह से है कि ओल्ड पार्टनर रेशियो गिवन होगा, न्यू पार्टनर रेशियो भी गिवन होगा, बट साथ में यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रहा है। वो क्या है कि सैक्रिफाइसिंग शेयर इज गिवन इन अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये भी मैं ऐड कर देता हूँ, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कौन है? जो फर्म में पहले से है, और न्यू वो है जो नया आ रहा है, एडमिशन ले रहा है ना। जैसे ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो वो ओल्ड पार्टनर हो गए, सी अगर नया आ रहा है तो वो न्यू पार्टनर हो गया। ठीक है ना। सो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में मैंने एक डिटेल ऐड किया है, बट इस डिटेल में एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, वो है कि सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हुआ है। अब सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है? मान लो कोई पार्टनर नया आता है, आप देख रहे हो, तो पुराने पार्टनर अपने अपने शेयर में से कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं ताकि उसके हिस्से को पूरा पड़ सके। ठीक है ना। जैसे मान लो आप प्रॉफिट को 3 लोगों में बांटोगे अगर 2 की जगह, तो आप तो अपना हिस्सा छोड़ रहे हो तभी ना दूसरे को मिल रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि सैक्रिफाइसिंग के शेयर माने उसका भी एक रेशियो रहेगा, राइट, बट इन ए पर्टिकुलर और कंप्लीट रेशियो। अब ये पर्टिकुलर और कंप्लीट क्या आता है वो हम क्वेश्चन में जान लेंगे अभी। ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अपना रेशियो बताएंगे कि मैंने अपने हिस्से में से इतना दिया और उसने अपने हिस्से में से इतना दिया, उस हिसाब से उसका हिस्सा इतना बन चुका है। ठीक है। सो इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में ही लेना है। अब इसको हम बनाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। क्वेश्चन ये बोलता है कि ओल्ड पार्टनर है जिसका रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग शेयर भी आपको दे दिया 3:2। मैंने पहले ही बोला कि एक पर्टिकुलर रेशियो होगा। अब ये 3:2 भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, मतलब एक कंप्लीट रेशियो जिसको अगर आप फ्रैक्शंस में ब्रेक करो तो उसका जो डिवाइड है वो सेम ही होगा। जैसे आप 3:2 देख रहे हो तो इसको हम 3/5 और 2/5 में इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक रेशियो 1/10 है और एक रेशियो 1/7 है, तो ये बिल्कुल अनइवन रेशियो और ना ही ये कंप्लीट है ना ही ये पर्टिकुलर रेशियो है, तो वो इस केस की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है ना। सो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका अगर पर्टिकुलर रेशियो में सेक्रीफाइस हो रहा है तो आपका ये केस 2 है, और इसमें जिस मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा उसी मेथड से आपको इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है। चलिए मैथ को शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है कि जैसे 2:1 है, तो आप तो जानते ही हो 2:1 मतलब आप दोनों को ऐड करो तो 3 आता है, यानी 2/3 और 1/3 का आपका रेशियो बन गया। ठीक है। अब हम आते हैं न्यू पार्टनर की तरफ। तो न्यू पार्टनर का रेशियो बना हुआ है। अब सैक्रिफाइसिंग शेयर है। जब पिछला हम केस डिस्कस कर रहे थे जिसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तो हम लोग कंबाइंड रेशियो निकालते थे। आप तो देख ही रहे हो, जब आप इस लेसन को बैक करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि उसमें मैंने कंबाइंड रेशियो के थ्रू निकाला, क्योंकि उसमें कुछ पता ही नहीं है किसने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है। बट अब तो ये आपको बता रहा है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:2 में हुआ है। ठीक है। सो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे उसको देखो। ठीक है। सबसे पहले आपका जो सी है, मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं ANS लिख दे रहा हूँ। सी जो है उसका शेयर आपका 1/5 है। ठीक है। तो अगर कोई रेशियो में सैक्रिफाइसिंग हो रहा है तो इसी शेयर का ना दोनों सैक्रिफाइस करोगे। मतलब अगर सी को ये शेयर मिलने वाला है फ्यूचर में, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप लिखा हुआ है ना, तो सी का अगर शेयर आपको पहले से पता है और आप उसी हिसाब से सैक्रिफाइस करना चाह रहे हो 3:2 के रेशियो में, तो आप तो इसी शेयर में से 3:2 लोगे ना। कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा इसको ब्रेक करो कि इसी 1/5 में से 3/5, अब ये 3/5 कहाँ से आया? 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहाँ पे आप देखो कि ए क्या करेगा, 1/5 यानी सी का जो 1/5 शेयर है उसी में से 3/5 ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। और बी को क्या करना पड़ेगा, उसी 1/5 में से, यानी सी को 1/5 देने के लिए अपना 2/5 देना पड़ेगा। यानी ए क्या करेगा, इस माने ये जो शेयर उसका बनेगा फ्यूचर में, सी का जो शेयर बनेगा उसका 3/5 हिस्सा ए देगा और 2/5 हिस्सा बी देगा, करके उसका शेयर को कंप्लीट करेगा। तो निकालने के तौर पे हम कैसे निकालेंगे कि 1/5 का 3/5 का मतलब इनटू, यानी हम इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो ये कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है कि 3/5 ऑफ 1/5 ए को देना है और 2/5
ऑफ 1/5 बी को देना है। क्लियर है? अब आराम से आप मल्टीप्लीकेशन समझ पा रहे हो। तो 1/5 और 3/5 का अगर आप मल्टीप्लाई करके एक रेशियो बनाओगे तो ऊपर में आप मल्टीप्लाई करो 3 एंड 5 5 25, तो 3/25 ए को देना है। ठीक है, 3/25 क्या करना है? ए को देना है। बी को कितना देना है? 1/5 इंटू 2/5 विच मीन्स 2/25। तो हम लोग को एक्चुअल में ये जो मिला ये हमारा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या शेयर लिखा था। नहीं, यहाँ लिखने का मतलब है कि कौन अपने अकाउंट से कितना छोड़ने वाला है, और यहाँ का मतलब है कि ये एक्चुअल में आ गया कि अब उसने कितना छोड़ा। आप पकड़ के चल सकते हो कि ए का पहले का शेयर है 2/3, तो हम ये बोलेंगे कि वो 2/3 का 3/25 सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी 2/3 अपना शेयर क्या है इसका 1/3, तो बी क्या कर रहा है 1/3 में से 2/25 सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, हमें वाया जाना पड़ रहा है, थ्रू। यानी सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यू रेशियो की तरफ। अब अगर हम न्यू रेशियो निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो, मैं ओल्ड रेशियो ही लिखता हूँ, रेशियो वर्ड ज़्यादा यूज हो रहा है, माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल अगर आप देखो कि मान लो, मैं इसको कुछ अलग से लिख के दिखा रहा हूँ कि मान लो ए और बी जो है पहले ये 20 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। ठीक है, फिर आ गया सी। अब सी को चाहिए 10 रुपीज़, तो हम ये मान सकते हैं ना कि ये 10 रुपीज़ अगर ये लोग इक्वली देना चाहें तो 5 रुपीज़ इसको देना होगा, 5 रुपीज़ इसको देना होगा। सो ये इनका सैक्रिफाइस हो गया। तो इनका अल्टीमेट आंसर कितना आ रहा है? 15-15। सो 10 का मतलब क्या हो गया कि 15, 15, 30 एंड 10, यानी 40 रुपीज़ का ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जो ए और बी और सी में तो हो पा रहा है। अब देखो आप फिर से आ जाओ इसमें, मैं इसमें नहीं जाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि न्यू रेशियो जो निकलेगा वो ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग को निकाल कर मिलेगा। अब क्या आपके पास दोनों डिटेल्स हैं? बिल्कुल हैं। ये देखिए ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 एंड 1/3 ए और बी का, और मैंने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का एक मेथड भी आपको डिस्क्लोज किया हुआ है। सो वो भी आ गया है, आप बस फॉर्मूला पे पुट करना है और आपको आंसर्स निकालना है। ठीक है, चलिए आप आ जाते हैं पहले ए। ठीक है, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ कि ए जो है उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। ए का जो ओल्ड शेयर है, आप पहले देख लो ए का ओल्ड शेयर कितना है। ए का ओल्ड शेयर है 2/3 दिख रहा है। अब आप आ जाओ इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, आप देख पा रहे हो कि ए का सैक्रिफाइसिंग कितना है 3/25। सो हम अगर इसका फॉर्मूला पुट करेंगे सो फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 माइनस 3/25। सिमिलरली अगर बी के लिए निकालेंगे, अगर हमारा पार्टनर बी है, ठीक है, सो बी के लिए कैसा हो जाएगा? आप फिर आ जाओ पीछे कि ओल्ड रेशियो बी का दिया हुआ 1/3, ठीक है, और इसका सैक्रिफाइसिंग अभी भी कैलकुलेट हुआ 2/25, तो जो भी बी देगा वो 1/3 में से सैक्रिफाइस करके देगा ना। सो 1/3 माइनस 2/25। क्लियर है? और हम साथ में क्या करेंगे, यहाँ सी को भी लिख लेंगे ताकि इवन कर सके। पहले भी मैथ में मैंने डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर वगैरह सही होने चाहिए ताकि आपका कंप्लीट रेशियो बन पाए न्यू रेशियो में, नहीं तो प्रॉफिट तो उल्टा फुल्टा बढ़ जाएगा ना। सो आपका सी का जो शेयर है वो तो ऑलरेडी गिवन रहता है क्वेश्चन में। देखिए सी हमारा यहाँ पे है ना, न्यू पार्टनर सी, और उसका रेशियो 1/5 है, तो ये चेंज नहीं करना है। भले इसको मैथमेटिकल ट्रिक से कुछ अलग अमाउंट में कन्वर्ट करना है ताकि उसका आंसर 1/5 ही आए घूम के, है ना। सो यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर 1/5 ही लिख के रख रहे हैं। ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको अगर कन्वर्ट करना पड़े तो। अब आप सबसे पहले इनका एलसीएम वगैरह निकाल के इसको सॉल्व करो। 25 और 3 का तो एलसीएम हो नहीं सकता है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे आ रहा है आपका 50 माइनस 9, यहाँ आ गया 41/75। अगर ऑकवर्ड आंसर आ रहा है तो उससे आप घबराना मत, ऑकवर्ड आंसर्स भी आते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है, 75 आएगा एलसीएम आपका। यहाँ आ जा रहा है 25 माइनस 6, यानी यहाँ पे आ जा रहा है आपका 19/75। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होगा। देखो आप यहाँ पे 41/75, यहाँ 19/75, सब कुछ सही चल रहा है। डिनोमिनेटर कितना है 75, यानी प्रॉफिट का अगर कोई भी हिस्सा होगा तो उस 75 वाले हिस्से से ही इसको 41 वाला हिस्सा मिलेगा, 19 वाला हिस्सा, तो इसको भी तो वही होना चाहिए ना। अब यहाँ पे तो 1/5 पे दिया हुआ है इसका इन्फॉर्मेशन, तो मैंने एक ट्रिक आपको पहले भी बताया है। करेंगे क्या
कि आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम करना चाहते हो कि भाई नीचे इसका भी तो 75 आना चाहिए, तो सबसे पहले आप इस 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि 75 आपका आंसर आए। और आपको माइंड में वो नंबर आ भी चुका होगा, दैट इज 15। ठीक है, 15 से अगर 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली 75 आ जाएगा। बट सिर्फ 15 हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें अल्टीमेट इफेक्ट 1 का लाना है ताकि आपका मैथ गलत ना हो जाए। सो नीचे अगर आप 15 ले रहे हो ना तो आप ऊपर भी 15 ले लेना। मतलब पहले आपको सोचना है कि नीचे क्या लेना है, डिनोमिनेटर में क्या लेना है, ताकि आप मल्टीप्लाई करो तो आपका डिनोमिनेटर मैच कर जाए जो आंसर आएगा। और उसी डिनोमिनेटर का सिमिलर न्यूमरेटर आप ले लेना। आपको तो पता है ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप तो देखिए पर ना, दोनों काटेंगे यानी दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है अल्टीमेट इफेक्ट, तो आपका रेशियो तो बिगड़ेगा नहीं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो ताकि इसके सिमिलर में आंसर दिखे, ताकि आप एक कंप्लीट रेशियो बता सको। सो 15/75 इसका आ रहा है आंसर। ठीक है, अब क्या ये कंप्लीट रेशियो है देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी। ठीक है, एक का रेशियो है 14/75, बी का रेशियो है 19/75 और सी का रेशियो है 15/75। अब आप चेक करो क्या डिनोमिनेटर ऊपर के न्यूमरेटर के टोटल को मैच करता है कि नहीं। अगर करता है तो आपका कंप्लीट रेशियो बन चुका है। देखो आप 41 एंड 19 होता है 60, 41 एंड 19 होता है 60 एंड उसको ऐड करोगे 15 से तो 75। यानी आपका जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से मैच कर रहा है। यानी आपका जो अल्टीमेट रेशियो आया, न्यू रेशियो, दैट इज 41:19:15। हम रेशियोज को चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इस रेशियो को शॉर्ट कर सके। सो आपका जो आंसर आ रहा है वो यही फाइनल हो जाएगा बिजनेस के प्रॉफिट को फ्यूचर में बांटने के लिए ए, बी और सी में। प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी जो रेशियो होगा वो होगा 41:19:15। तो हम लोगों ने ये कौन सा वाला मेथड डिस्कस किया है, ये है हमारा केस 2, जहां ओल्ड और न्यू के रेशियो के साथ आपको सैक्रिफाइसिंग का शेयर भी दिया रहेगा। बट मैंने भी इसमें बार बार बोला है कि आप याद रखना जो भी आपको शेयर मिलेगा वो पर्टिकुलर रेशियो में मिलेगा। मतलब आपका रेशियो कुछ इस तरह का बना रहेगा कि आप उसको इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बताया है ना कि 3:2 एक रेशियो है, या 1:1 दे दिया, 5:3 दे दिया, बट उसको आप फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसमें ये नहीं बोलोगे कि ये एक कंप्लीट रेशियो नहीं है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कंप्लीट रेशियो, राइट। अब आगे चल के जो केस डिस्कस करेंगे उसमें इवन रेशियो आपको नहीं मिलेगा, ऑड रेशियो मिलेगा, यानी जिसको हम पर्टिकुलर रेशियो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अब ये जो सिचुएशन है केस 3, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा वो होगा ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ रहेगा, न्यू पार्टनर का रेशियो भी गिवन होगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर भी गिवन होगा इन ए ऑड, ये ऑड लिखा हुआ है ODD, ऑड और इनकम्प्लीट। अगर आपको ये वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये ओल्ड जैसा दिखता है, तो आप ये देखो इनकम्प्लीट प्रोपोर्शन। अब ये इनकम्प्लीट प्रोपोर्शन क्या है, अब अगर आप किसी रेशियो को फ्रैक्शन में प्रॉपरली तोड़ नहीं पाते हो और अगर वो उन दोनों में मैच नहीं होता है, न्यूमरेटर का टोटल को आप डिनोमिनेटर से मैच नहीं कर पाते हो, तो आप उसको कंप्लीट प्रोपोर्शन नहीं बोल सकते हो। ठीक है ना, अगर उसमें सैक्रिफाइसिंग दिया रहे तो क्या करेंगे, देखा जाए तो ये केस 2 का ही एक अलग पार्ट है, बट इसको केस 3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अलग पार्ट होने के बाद भी इसका कैलकुलेशन बहुत अलग तरीके का हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाला पार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फर्स्ट डिटेल आपको ओल्ड का मिलेगा, सेकंड डिटेल आपको न्यू पार्टनर का मिलेगा, और थर्ड डिटेल बिल्कुल केस 2 की तरह ही आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर का मिलेगा, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 3:2, एक बड़ा कंप्लीट प्रोपोर्शन था, आपने 3/5 और 2/5 का कंप्लीट पकड़ लिया था शेयर, है ना। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोर्शन होंगे वो बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, राइट। सो अब आप देखो मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है कि ओल्ड पार्टनर है PNQ, 3:2 इनका पुराना रेशियो है, ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर है R, जिसका न्यू रेशियो ऑलरेडी मेंशन है 1/5। सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ A, अच्छा मैंने A लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ P एंड Q, देखिए मैंने 1/10 एंड 1/10 ऐसे लिखा है। अब आप बोलोगे सर ये तो इक्वल लग रहा है, आप तो बोल रहे थे कि इनकम्प्लीट रेशियो है। बिल्कुल सही, ये इनकम्प्लीट ही है। अगर आप इसके डिनोमिनेटर को देखो और आप न्यूमरेटर का एक टोटल लो तो वो टोटल आपके डिनोमिनेटर से मैच करना चाहिए। आप जोड़ के देखो, ऊपर का न्यूमरेटर का टोटल 2 आ रहा है और नीचे का डिनोमिनेटर जो है आपका है वो तो 10 पे है। इसका मतलब आपका ये फ्रैक्शन यानी जो ये जो प्रोपोर्शन है जिसमें वो बटेगा, यानी जो सैक्रिफाइसिंग हो रही है वो इक्वल नहीं है, वो कंप्लीट प्रोपोर्शन पे नहीं हो रहा है। सो इस केस पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लो कि भैया P एंड Q इनका रेशियो क्या दिया हुआ था, इनका रेशियो दिया हुआ था 3:2। सो 3/5 एंड 2/5 मैं लिख देता हूं, इनका ओल्ड रेशियो था, करेक्ट है। और इनका एक सैक्रिफाइसिंग का शेयर दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में इसको सरेंडर शेयर भी बोला जाता है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कभी कभी वो सरेंडर भी लिखता है, तो घबराना नहीं है, सैक्रिफाइसिंग को ही वो बोल रहा है, ठीक है। सो किसने कितना छोड़ा, तो इसने 110 दे दिया है अपना शेयर में से, और इसने 110 दे दिया है। अब चूंकि अनइवन है, मतलब जिसमें ऑड आ रहा है, मतलब ये कंप्लीट प्रोपोर्शन नहीं है, तो इसका निकालने का तरीका भी अलग है। इसमें हम फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे, फॉर्मूला आपका था न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक स्टेप लिया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम लोगों ने थोड़ा सा अलग से किया था। अलग क्या किया था कि हम लोगों ने न्यू शेयर में से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ओरिजिनल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था, जिसको बाद में मैंने माइनस किया था इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, राइट। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाएगा, आपको सीधे इस सैक्रिफाइसिंग को ही इससे माइनस करना है। यानी अगर आप ए का न्यू शेयर निकालोगे तो आप सीधे 3/5 जो ए का ओल्ड शेयर है उसमें से उसका सैक्रिफाइसिंग 1/10 माइनस कर दोगे। बी जो हमारा न्यू शेयर निकालेगा वो भी अपने 2/5 में से सीधे 1/10, क्योंकि उसका 1/10 ही था, दोनों ने 1/10 किया है, माइनस कर देगा। अब बचा सी का बारी, तो सी का तो कुछ माइनस या प्लस होने वाला है नहीं, सी का ओके सॉरी यहाँ पे ए बी सी नहीं है, मैं बार बार गलती कर दे रहा हूँ, ये बाबू आप लोग देख लेना, ये पी क्यू एंड आर है, ए बी सी की आदत पड़ गई है क्वेश्चन बना बना के, है ना। आपको बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन ए बी सी पे ही मिलेंगे, सो उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सीखने से मतलब है। चलो मैंने ठीक कर दिया। पी क्या करेगा, 3/5 में से 1/10 अपना सेक्रीफाइस करेगा। क्यू जो है 2/5 में से 1/10 सेक्रीफाइस करेगा, तो उसका जो बचा हुआ शेयर है वो न्यू रेशियो बच जाएगा। अब आर क्या करेगा, आर का तो ऑलरेडी शेयर दिया हुआ है 1/5, आप देख पा रहे हो आर का, आर एक न्यू पार्टनर है जिसका शेयर है 1/5, सो आर का तो आप यहाँ पे 1/5 लिख दो। और वही चीज़ करेंगे, जब यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा और आपका लास्ट में एक आंसर आएगा, अगर इसका डिनोमिनेटर मैच ना करे तो कन्वर्ट कर लेंगे। पहले आप रेशियो कर लो, आई मीन एलसीएम कर लो। देखिए इसका एलसीएम 10 आएगा, सो यहाँ आ रहा है 6 - 1, ठीक है। अब यहाँ फिर मैं एलसीएम कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा है 4 - 1, सो यहाँ पे आ जा रहा है 5/10, देख पा रहे हो आप, यहाँ आ रहा है 5/10 और यहाँ पे आ रहा है 3/10। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर ठीक है, 10 आ गया, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को ठीक कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया। और जो नंबर आपने नीचे पुट किया है वही नंबर आपको ऊपर भी पुट करना है। ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में कुछ नया सिखा रहा हूँ। मैथ्स में जब हम लोगों ने फ्रैक्शंस को ठीक करना सीखा था तो इसी तरह से करते थे हम लोग, ताकि तीनों फ्रैक्शन या दोनों फ्रैक्शन जिनको एक जैसा इवन करना है, आप यही रूल अपनाते थे। तो वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा है, पुराना मैथ भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है। सो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 2/10। आप देख लो ना, 2/10 को अगर आप डिडक्ट करते हो तो ये घूम के 1/5 में ही कन्वर्ट होगा। सो आपका ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ा, आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। आप इजीली जब आप न्यू रेशियो को रिफ्लेक्ट करोगे ना क्वेश्चन के आंसर में, तो आप सीधे लिख सकते हो कि मेरा न्यू रेशियो 5:3:2 है, जिसका अल्टीमेट मीनिंग 5/10, 3/10 एंड 2/10 आता है। अब देखो आप, ये एक कंप्लीट प्रोपोर्शन है कि नहीं, 5 + 3 8 + 2 10, तो हमारे ऊपर का न्यूमरेटर नीचे के डिनोमिनेटर से मैच करता है। सो आपने जो भी आंसर निकालना वो सही है। यानी इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में ये मेथड और सिंपल हो जाता है। इस मेथड में आप सीधे सैक्रिफाइसिंग शेयर को ओल्ड रेशियो से माइनस करते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो हम केस 2 में भी सिखा चुके हैं। जो भी आंसर आएगा उसको पुट करोगे, आर यानी जो नया पार्टनर है, जो भी नाम रहे, क्वेश्चन में कुछ और नाम भी हो सकता है, उसको आप उसी डिनोमिनेटर के हिसाब से कन्वर्ट करोगे जैसे पहले भी मैथ में सीखे हैं हम लोग, और उसके बाद न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे। सो ये आपका हो गया न्यू रेशियो का आंसर, ठीक है। सो ये हमारा केस 3 डिस्कस हो गया। अब हमारे पास एक ही केस बचा है, केस 4। अब हम लोग आ गए हैं हमारे लास्ट केस में, जिसका नाम है केस 4। इसमें डिटेल्स आप देखो कि ओल्ड पार्टनर रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर रेशियो इज नॉट गिवन। आप पहली बात देख पा रहे हो कि इतने केसेस में मैंने हर जगह बोला है कि न्यू पार्टनर का रेशियो दिया रहता है, बट ये एक ऐसा केस है जिसमें न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं दिया रहेगा, राइट। लेकिन आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा
सरेंडर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। यहाँ पे ये वर्ड आपको ज्यादा सुनाई देगा क्वेश्चन में, सरेंडर शेयर। सरेंडर मतलब किसने अपना शेयर कितना छोड़ दिया। एक होता है सैक्रिफाइस कर देना, मतलब एग्जैक्ट शेयर बताना कि मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, और सरेंडर का मतलब होता है इतना फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ। अब उस हिसाब से पहले क्या करना पड़ता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना पड़ता है ना। सो हमारे पास दो डिटेल है, एक ओल्ड पार्टनर का डिटेल जो हमेशा होता है, और सरेंडर शेयर का डिटेल है। बट न्यू पार्टनर का इस बार नया रेशियो नहीं दिया हुआ है। सो केस हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो है, ओल्ड पार्टनर का नाम दिया हुआ है, सरेंडर शेयर दिया हुआ है। हमारा मान लो कि जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, चूंकि मैंने ए और बी में वापस आ गया हूं, ठीक है, सो मैं रखता हूं कि सी, लेकिन इसका जो न्यू रेशियो है ना, दैट इज नॉट गिवन, मैंने इसका भी नहीं दिया हुआ है। एक तो पूरे फर्म का निकालना है, ऊपर से मैंने हम लोगों को ये सी का भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे वो आप देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर, क्योंकि हमें सरेंडर तो बताया गया है लेकिन एक्चुअल सैक्रिफाइस नहीं पता। सो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का बहुत ईजी तरीका है, आप ए और बी का निकालो। कैसे निकालोगे आप देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ओल्ड रेशियो इतना है। अब ये तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि 5:3 का मतलब होता है 5/8 एंड 3/8। आप अच्छे से देखो, 5/8 एंड 3/8। और मैंने सरेंडर शेयर दिया है कि ए ने 2/5 का सरेंडर कर दिया, बी ने 1/5 का सरेंडर कर दिया। सो ए ने क्या किया है कि 2/5 ऑफ अपना शेयर यानी 5/8 का सरेंडर किया। क्लियर है, आप ध्यान से देख पा रहे हो, 2/5 ऑफ अपना शेयर यानी 5/8, और बी क्या करेगा 1/5 ऑफ 3/8, 1/5 ऑफ 3/8। इस तरह से वो लोग सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि 2/5 इंटू 5/8 हो जा रहा है, और यहाँ पे भी 1/5 इंटू 3/8 हो जा रहा है। आप चाहो तो इधर उधर करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली तो मल्टीप्लाई होना ही है। 5 2 ज़ा 10 एंड 8 5 ज़ा 40, 3 1 ज़ा 3 एंड 8 5 ज़ा 40। यानी अब आपको ओरिजिनली एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल चुका है जो क्वेश्चन पे आप यूज़ कर सकते हो, और फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, कि हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। हमारा यही रेशियो अभी तक सीख रहे हैं हम लोग 3 केसेस में, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो आप एक काम करो, आप देख पा रहे हो कि ए जो है उसका ओल्ड कितना है भैया, ए का ओल्ड चलो ढूंढ लेते हैं। ए का ओल्ड है 5/8, बी का है 3/8, पहले वो लिख लेता हूँ मैं। ए का है 5/8, बी का है 3/8। क्लियर है, अभी हम लोग न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। मैंने पहले ही बोला कि मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर इस तरह से निकाल चुका हूं, देखिए मैंने सर्किल कर दिया ना। सो 5/8 में से 10/40, देख पा रहे हो मैंने 10/40 ये वाला अमाउंट लिया है, ना कि मैंने सरेंडर वाला लिया है, राइट। सो आप लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पहले कैलकुलेट करना है और उसको यहाँ माइनस करना है। 3/8 में से हम 3/40 माइनस करेंगे। अब देखते हैं कितना आता है। 40 का एलसीएम लेते हैं, 25 माइनस 10, यहाँ पे भी 40 का एलसीएम आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हो जा रहा है 15 माइनस 3। सो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 25 माइनस 10 यानी 15 माइनस 40, और यहाँ पे आ जा रहा है 12 माइनस 40। अब यहाँ पे एक शेयर हमको लिखना है सी। अब बात है कि पहले क्या होता था कि हम नया शेयर बैठाते थे और उसको कन्वर्ट कर देते थे, है ना। 40 डिनोमिनेटर लाना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर में बोथ साइड को सेम नंबर से, यहाँ तो वो भी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप जो ये देख पा रहे हो ना किसने कितना अपना सैक्रिफाइसिंग किया है, आप इन दोनों को जोड़ो तो इसका शेयर बन जाएगा। लॉजिक तो यही है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि 10/40 जो ए ने दिया है और 3/40 जो बी ने दिया है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो, इन एब्सेंस ऑफ कि इसका शेयर तो है नहीं, तो इन दोनों को जोड़ के इसका शेयर बनने वाला है। सो इनको आप ऐड कर दो, इनका भी एलसीएम कर दो, तो आपको इजीली मिल जाएगा कि आप इसका शेयर कितना फाइंड आउट करते हो। ठीक है, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब मैंने ऐड किया तो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अभी आप देख लो कि किस इसका क्या हम लोगों ने कंप्लीट रेशियो, आई मीन मैंने इसका जो रेशियो निकाला है क्या ये कंप्लीट रेशियो है। मेरा तो कॉपी भी यहाँ पे एंड कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको निकाल के शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं ए बी एंड सी, जैसा हम हर बार देखते हैं। देखिए जो आंसर आया वो 15/40 है, बी का है 12/40, ठीक है, और सी का है 13/40। क्लियर है।
अब आप ऊपर में न्यूमिनेटर्स को ऐड करो, अगर आपका डिनोमिनेटर से मैच करता है तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन एकदम क्लियर है। 15 एंड 12 होता है 27 एंड इसको आप ऐड करो 13 से तो आपका 40 आता है। यानी आपने जो निकाला वो भी गलत नहीं है, आपका कंप्लीट प्रोपोर्शन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। और चूंकि हम इसको और छोटा नहीं कर सकते तो हमारा जो मेन आंसर है न्यू रेशियो का वो यही रहेगा। सो ये हम लोगों ने केस 4 डिस्कस किया, जहाँ पे आपके पास एक डिटेल नहीं है न्यू पार्टनर का, फिर भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से जितने भी केसेस मैंने डिस्कस किए हैं उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को, अब जो भी एग्जांपल्स हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हुए हैं जिसमें हम लोगों ने अलग अलग केसेस को देखा है रेशियो कैलकुलेशन के लिए, उसके बेसिस पे मैं बुक से कुछ सम्स को आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ और आप इसको देख लो कि इसको आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को पढ़ के कैसे एनालाइज करोगे कि कौन सा केस कहाँ पे यूज़ करना है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन के लिए कौन सा केस आप यूज़ करोगे और किस तरह से उसको सॉल्व करोगे। ऑब्वियसली मैंने एग्जाम्पल में सारा सॉल्विंग बता रखा है, सो आप देख लो इस क्वेश्चन में कैसे कैसे हमें डिटेल्स मिले हैं। पहला है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, ठीक है, तीनों पार्टनर का रेशियो कंप्लीट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको बता दूं, आप इस रेशियो को एक बार ज़रूर एनालाइज कीजिएगा कि जिस पार्टनर का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है क्या वो एक कंप्लीट रेशियो है। अगर वो कंप्लीट रेशियो नहीं है तो आप उसको कंप्लीट रेशियो में कन्वर्ट करोगे। कंप्लीट रेशियो से मेरा मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है आपके रेशियो में वो ऊपर के न्यूमरेटर के टोटल से मैच करने चाहिए। हम रिपीट करते हैं कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर के न्यूमरेटर के एडिंग से मैच होना चाहिए। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ अभी आपको कि 3, 2 एंड 1 विच मीन्स 3 + 2 5 + 1 6 और नीचे आपका न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी है 6, यानी आपका न्यूमरेटर का टोटल 6 है और डिनोमिनेटर भी 6 है, यानी ये कंप्लीट प्रोपोर्शन है जो तीनों लोगों में बांटा गया है। यानी अगर कोई प्रॉफिट फ्यूचर में होता है तो उसके 6 हिस्से होंगे, जिसमें से 3 हिस्सा ए को जाएगा, 2 हिस्सा बी को जाएगा और 1 हिस्सा सी को जाएगा। क्लियर है? तो आप एक बार कंप्लीट प्रोपोर्शन है कि नहीं ये भी चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6। डी वॉज एडमिटेड, यानी हमारे पास पहले से 3 पार्टनर हैं, डी एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है इन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। मैंने पहले भी बोला है कि हमें एक्चुअली में क्वेश्चन किस लिए बनाना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को निकालने के लिए, बट उसके साथ हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों में से कोई भी एक आपको बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट हो सकता है, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन किस केस से रिलेटेड है। जिस केस से रिलेटेड होगा उसी के हिसाब से हम वे ऑफ कैलकुलेशन को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो आप तीनों पार्टनर का रेशियो भी दिया हुआ है, नए पार्टनर का रेशियो भी दिया हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट वाला जो केस है उससे मैच करता है, जिसमें मैंने बोला था कि ओल्ड रेशियो गिवन रहेगा पार्टनर्स का और न्यू रेशियो नए पार्टनर का गिवन रहेगा, और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जिसमें किसने कितना सैक्रिफाइस किया या किस पार्टनर का शेयर किस पार्टनर को कितना मिला है ये सब कुछ नहीं लिखा रहेगा। आप इस क्वेश्चन में भी देख पा रहे हो कि वही चीज़ें हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को केस 1 के हिसाब से सॉल्व करूंगा। आप लोगों को याद होगा कि ये हमारा केस 1 था, याद आ रहा होगा आप लोग को पिछला लेसन में, या फिर आप बोल सकते हो कि वीडियो के बैक में आपको देख के पता चल जाएगा कि मैंने केस 1 डिस्कस किया था, जिसमें ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन है, नो अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइसिंग ऑन गेयरिंग आर अवेलेबल, ठीक है। आपको इसी केस को पकड़ना है। इस केस में मैंने क्या सिस्टम बताया था कि आप ओल्ड पार्टनर का पहले रेशियो लोगे, न्यू पार्टनर का रेशियो को एक जगह लिखोगे और फिर अज्यूम करोगे पूरे फर्म का शेयर 1, कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करोगे, इस कंबाइंड रेशियो में से ही आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब ये स्टेप अगर आपको पूरी तरह याद ना हो तो मैं जो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करने के लिए आपको दे रहा हूँ, इसमें मैं इसको पूरी तरह से उसी स्टाइल में, मतलब इसी टाइप के कैलकुलेशन के मेथड में हमको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था वही एग्जाम्पल के तौर पर यह बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में तीनों पार्टनर को डिटेल लिखेंगे, यानी ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी और सी का आपका रेशियो जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, राइट, ओल्ड पार्टनर्स है, और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्लियर है? आप देख पा रहे हो, ओल्ड रेशियो भी मेंशन है, और हमारे पास एक न्यू पार्टनर है दैट इज सी, दैट इज डी, ओके। अब ये जो डी है इसका जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी न्यू रेशियो जो है
वो ऑलरेडी मेंशन था क्वेश्चन में, दैट इज़ 1/6। आप बैक करके क्वेश्चन को देख लेना, नोट करके आप उसको चेक भी कर सकते हो कि कहाँ पे क्या हम लोग डिटेल्स को यूज़ कर रहे हैं। रेशियो आपका 1/6 दिया हुआ है, क्वेश्चन में और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका तरीका क्या है कि लेट अज्यूम द होल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या पकड़ेंगे कि लेट अज्यूम द होल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कंबाइन रेशियो निकालेंगे कि इस नए पार्टनर का शेयर हटाने के बाद इस पूरे फर्म के शेयर में से इन दोनों के लिए क्या बचता है, सॉरी इन तीनों के लिए क्या बचता है, राइट। सो सबसे पहले कंबाइन रेशियो में हम 1 माइनस 1/6 करेंगे, तो हमारा कंबाइन रेशियो 5/6 है। और ये रेशियो हमारा किसके लिए अवेलेबल है, ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए। इन तीनों के लिए यही एक हिस्सा प्रॉफिट का बचा रहेगा जो बाद में फ्यूचर में बांट सकता है वो लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यू रेशियो के पार्ट में। न्यू रेशियो का इसमें सिस्टम किस तरीके का है, सबसे पहले आप नेम्स लिख लो। ए को इसी कंबाइन रेशियो में से अपना हिस्सा मिलेगा, यानी ए को 5/6 का 3/6 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। उसी तरह बी का निकालेंगे, बी का शेयर कितना है, बी का भी कंबाइन रेशियो इसी में से मिलेगा और बी का पुराना शेयर था 2/6, यानी आपका बी को भी इसी कंबाइन शेयर में से 2/6 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप सी को देखोगे तो सी का जो है सेम तरीका है 5/6 का, उसका अपना हिस्सा, यानी सी का अपना हिस्सा कितना है 1/6, तो 1/6 मिलेगा। इन तीनों का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डी की बारी, क्योंकि ये न्यू रेशियो का कॉलम है तो इसके अंदर तो सभी लोगों का न्यू रेशियो आएगा ना। सो डी का, अब डी का देखिए न्यू ही रेशियो दिया हुआ है क्योंकि वो नया पार्टनर है, तो उसका जो भी रेशियो मेंशन है वो पुराना तो हो नहीं सकता, ओल्ड हो नहीं सकता, तो ये आपका नया रेशियो है। ये नया रेशियो आप यहाँ पुट करो। और याद होगा आपको मैं बोलता था कि पहले आप पुराने पार्टनर्स के न्यू रेशियोज को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेना ताकि डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कंप्लीट प्रोपोर्शन आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं किसका कितना आ रहा है। 5 × 3 15 और नीचे में आ रहा है 36, राइट। यहाँ पे आ रहा है 10/36 और यहाँ पे आ रहा है 5/36, ठीक है। आप ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मत कर देना, ठीक है ना। ओके नाउ अब आप देखो सबके डिनोमिनेटर जो हैं वो 36 आए हुए हैं, राइट। अब चूंकि मेरा डी का भी 1/6 है और ये न्यू रेशियो है तो मुझे इसके बराबर कन्वर्ट कर लेना होगा। तरीका क्या था आपको याद होगा, एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया है, जो थोड़े पहले मैंने एग्जाम्पल्स सारे डिस्कस किए थे उसमें कैलकुलेशन बताया था कि आप क्या करोगे कि इस डिनोमिनेटर के हिसाब से यहाँ पे वो नंबर मल्टीप्लाई करोगे जो इस आंसर को मीट कर जाए। यानी यहाँ 6 है और मुझे 36 लाना है, तो यहाँ पे मैं अगर 6 डालूंगा, ठीक है, तो 6 × 6 36 आ जाएगा ना। और जैसे ही मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा वही 6 आपको यहाँ पे भी लिखना है, मतलब सेम नंबर आपको ऊपर भी लिखना है ताकि इसका अल्टीमेट जो अगर ब्रेकआउट हो तो वो 1 ही आए, ताकि आपका इसमें आंसर चेंज ना हो। अब देखिए आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 6/36, और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि 6/36 अगर आप काटते हो, मतलब आप इसको डिवाइड करते हो, तो आपका 1/6 ही आंसर बचता है। इसका मतलब ये जो ट्रिक है मैथमेटिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट इस ट्रिक से एक फ़ायदा क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर आ जाता है, जिससे आपको इस प्रोपोर्शन को बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। अब आप देखो, अब ए, बी, सी और डी, आपके पास बिजनेस में 4 पार्टनर हो गए। चारों के रेशियो आपको सामने दिख रहे हैं। क्या क्या रेशियो है, ए का रेशियो है 15/36, बी का रेशियो है 10/36, सी का रेशियो है 5/36 एंड डी का रेशियो है 6/36, ठीक है। सो आपको इन चारों के रेशियो मिल गए, चारों के डिनोमिनेटर सेम है। और मैं क्या बता रहा था बार बार कि हमेशा किसी भी प्रोपोर्शन को आप चेक करोगे तो उसका ऊपर का न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के टोटल, डिनोमिनेटर जो है उससे मैच होना चाहिए। डिनोमिनेटर का टोटल मत करना आप, न्यूमरेटर का टोटल इसके हिसाब से, क्योंकि जब भी कोई प्रॉफिट निकल के आता है बिजनेस में उसको पहले हम इस डिनोमिनेटर से माइनस डिवाइड करते हैं, फिर जो हिस्से होते हैं वो ऊपर न्यूमरेटर के हिसाब से मिलते हैं। जैसे अगर कोई प्रॉफिट आएगा तो उसके 36 हिस्से होंगे, 36 पार्ट्स। उस 36 पार्ट्स में से 15 मिलेगा ए को, 10 मिलेगा बी को, 5 मिलेगा सी को और 6 मिलेगा डी को, तो इनका टोटल 36 आना चाहिए ना। सो आप चेक करो, 15 एंड 10 25, 25 एंड 5 30, 30 एंड 6 36। सो 36 आपका ऊपर का टोटल आ जा रहा है, यानी ये आपका एक कंप्लीट प्रोपोर्शन फाइंड आउट हो गया। यानी आपका मैथ गलत नहीं है, आपका कैलकुलेशन गलत नहीं है। अब आप इसको फाइनली अच्छे से सजा के लिख दो कि आपका जो न्यू रेशियो है वो इस तरह से आया है 15, 10, 5 एंड 6, ए बी सी और डी के लिए।
सो हमारा ये पहला सम डिस्क्लोज हुआ, आई मीन ये सब पहला सम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसका सारा तरीका डिस्क्लोज कर दिया मैंने कि कैसे कैसे बनाना है, और ये एग्जाम्पल से बिल्कुल मैच करेगा। आप पुराना एग्जाम्पल्स देखो जिसमें मैंने मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे जिसमें अलग केसेस से रिलेटेड मैथ्स को बनाएंगे, ठीक है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें A एंड B पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1.5 हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:1। ध्यान से सुनना, A भी 2 पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है उनका, जो कि ओल्ड रेशियो है। C एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका शेयर फ्यूचर में कितना रहेगा 1/2, उसको हाफ हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में से। सो विच ही एक्वायर का मतलब होता है जो वो दोनों पार्टनर से कुछ पर्टिकुलर शेयरिंग से लेगा, इसी को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग का शेयरिंग, ठीक है। फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी A क्या करेगा 3 पार्ट देगा, B 1 पार्ट देगा। और ये चूंकि कंप्लीट रेशियो है तो याद होगा आपको, मैंने केस 2 डिस्कस किया था जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपना सैक्रिफाइस करवाता है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट पहले जो 2 हिस्सों में बट रहा था अब तो 3 हिस्सों में बटेगा ना। सो सैक्रिफाइसिंग तो आएगी ही। सैक्रिफाइसिंग अगर आएगी तो वो अगर एक कंप्लीट प्रोपोर्शन पे सैक्रिफाइसिंग हो रहा हो जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको तोड़ने में, यानी ये 3:1 है तो आप इजीली बोल सकते हो ना सर ये 3/4 एंड 1/4 के हिसाब से मिल रहा है ना। सो अगर इसमें दिया हुआ है तो ये आपका केस 2 है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, केस 2 ये कहता है, देखो आप केस 2 में फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ। केस 2 में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन है, वैसे ये तो सारे क्वेश्चंस में रहता है वो तो चाहिए ही आपको। न्यू पार्टनर का भी रेशियो गिवन है, चलिए ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट से मैच किया, यानी केस 1 में भी ये दोनों डिटेल था, आपको बताया गया था। बट यहाँ पे थर्ड डिटेल आपके पास अवेलेबल है, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज गिवन इन ए पर्टिकुलर और कंप्लीट रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कौन कितना हिस्सा अपना दे रहा है वो एक कंप्लीट रेशियो में आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ उसमें भी वही हाल है। अब आप देखो ये क्वेश्चन भी तो वही है ना, A एंड B पार्टनर्स हैं, रेशियो दिया हुआ यानी ओल्ड रेशियो आपके पास है। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप, नया पार्टनर का नया रेशियो भी आपके पास है। और एक्वायर में बता भी दिया गया है कि A और B से एक कंप्लीट रेशियो में आपको ये रेशियो लेना है, यानी जब आपको C को 1/2 शेयर देना होगा ना तो A को अपने हिस्से में से 3/4 और B को अपने हिस्से में से 1/4 देना पड़ेगा जो इसके शेयर को मीट करेगा, राइट। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे। अब क्वेश्चन 4 को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास डिटेल्स क्या क्या हैं, हमारे पास डिटेल्स हैं कि सबसे पहले तो A और B 2 पार्टनर है, क्लियर है। A और B का जो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में मेंशन है वो है आपका, अब आप देखो ओल्ड रेशियो में आपका जो क्वेश्चन में मेंशन था वो था 3:2, आपको याद होगा 3:2 का रेशियो आपको मेंशन था क्वेश्चन में, और 3:2 का मतलब होता है 3/5 एंड 2/5, क्लियर है, ये आपका ओल्ड रेशियो है। अच्छा अभी आप ये देखो कि आपका न्यू पार्टनर क्या है, भैया न्यू पार्टनर जो है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था C, राइट। C का न्यू रेशियो भी मेंशन है क्वेश्चन में जो कि था 1/2, आप क्वेश्चन को बैक करके यानी वीडियो को बैक करके देख लेना। अब देखो क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग का शेयर भी मेंशन है, अगर मैं ये बोलूँ कि किसने कितना दिया तो वो भी मेंशन है। सैक्रिफाइसिंग शेयर जो होता है ना क्वेश्चन में वो दिया हुआ है कि A जो होगा और B जो होगा, अच्छा मैं इस तरह से लिख देता हूँ, A और B इसी को करेंगे 3:1 में शेयर, यानी ये जो शेयर है ये A और B 3:1 में देंगे, यानी 3/4 एंड 1/4 इस तरह से रहेगा। अब देखो कि हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहली बात C का जो 1/2 है, ठीक है, ये वाला शेयर आप A और B से लोगे, A और B से कैसे लेंगे, A क्या करेगा इसी हाफ का अपने शेयर के हिसाब से शेयर देगा, यानी 3/4 ये दे देगा, और इसको जो हाफ मिलने वाला है C को उसी हाफ का 1/4 B देगा। फिर से ये जो C का शेयर है 1/2 ये A और B के थ्रू इसी हिसाब से मिलेगा, यानी अगर C को 1/2 चाहिए तो C क्या करेगा, आई मीन A और B क्या करेंगे, A और B इसी हाफ में से 3/4 और 1/4 देंगे, ठीक है। सो एक्चुअल में जो आपका शेयरिंग हो रहा है यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ रहा है वो है 3/8,
मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा फाइनल आंसर यही है सैक्रिफाइसिंग का। और यहाँ पे हो जा रहा है 1/8, राइट। सो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या हम लोगों ने निकाला, ये हम लोगों ने निकाला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। जैसे ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे निकालोगे न्यू रेशियो। अब यहाँ पे जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, न्यू रेशियो में क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला मेंशन करना पड़ता है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आपका पूरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। अब कहाँ ओल्ड है कहाँ सैक्रिफाइसिंग है, आप देख लो। ए का ओल्ड रेशियो, चलिए आते हैं क्वेश्चन में। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 दिख रहा है। चलिए आप आ जाइए यहाँ पे, ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, तो माइनस करेंगे सैक्रिफाइसिंग। अब देखो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो मैंने कैलकुलेट किया था ना ए के लिए 3/8, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3/8। सिमिलरली बी का भी वही करेंगे। बी का चलिए ढूंढते हैं ओल्ड रेशियो कहाँ है। बी का ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 2/5, दिख रहा है सबको, 2/5 है। अब आप यहाँ आ जाओ बी में, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे 2/5, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो बी का कितना है 1/8, दिख रहा है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बी का 1/8। ये आपका बी है, ये आपका ए है, तो देखिए बी का 1/8 है। फॉर्मूला पुट करते हैं, बी का 2/5 ओल्ड रेशियो है और नया रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/8। अब आप पहले इसको कैलकुलेट कर लो, और सी का भी लिख ही लेता हूँ साथ में। सी का वैसे तो न्यू रेशियो डायरेक्ट दिया रहता है, तो उसको तो निकालना नहीं पड़ता है, 1/2। नए पार्टनर का रेशियो आपको हमेशा मिल जाएगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, इवन करने के लिए आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे। पहले तो इन दोनों का आप आंसर्स पता करो कि कितना डिनोमिनेटर का डिफरेंस आ रहा है, वो पता चल जाएगा। 8 और 5 का तो एलसीएम होना पॉसिबल नहीं है। आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा 24 और यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। उसके बाद इसको भी आप सॉल्व करो, 40 आ रहा है, यहाँ आ रहा 16, यहाँ आ रहा 5। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9/40 और यहाँ पे आ रहा है 11/40। एक बार रीचेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब आप देखो नीचे में इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 40 आ गया, ठीक है। अब सी का तो 1/2 है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप इस डिनोमिनेटर से मैच करोगे। बार बार मैं बता रहा हूँ क्या ट्रिक है, कि इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका ये डिनोमिनेटर मैच हो जाए। तो यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है ना कि अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा, और जैसे ही आप 20 मेंशन करोगे डिनोमिनेटर में, आपको वही नंबर यहाँ पे भी मेंशन करना है। सो आपका आंसर हो जाएगा 20/40। अब आप देखो 9/40, 11/40 एंड 20/40। सो आपका जो न्यू रेशियो बन के आ रहा है ए, बी और सी के लिए, वो है आपका 9/40, 11/40 एंड 20/40। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9:11:20। सो ये आपका हो जाएगा न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर इन दिस केस। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हम केस पकड़ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन मेंशन रहता है, कैसे डिटेल्स को एनालाइज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। इसको आप मेरे लेसन्स को बैक करके, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं कि केस 1 केस 2 में कैसे सॉल्व होता है, कैसे एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन को बताया गया, बिल्कुल उसी तरह के सॉल्व है। आप सिर्फ उसको फॉलो करो कि क्या मैंने वही वाला प्रोसेस फॉलो किया है या नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने एग्जाम्पल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक। अब देखो, अब हम लोग केस 3 के हिसाब से कोई सम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो केस 3 हम लोग समझ लेते हैं। केस 2 ये बोलता था कि ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, न्यू पार्टनर का रेशियो भी आपको मेंशन्ड है, बट जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा एक कंप्लीट प्रोपोर्शन में दिया रहता है। यहाँ पे ये उल्टा है, यानी आपका जो सारा डिटेल है सेम है, सैक्रिफाइसिंग शेयर भी दिया हुआ रहेगा, बट इन ए ऑड का मतलब बिल्कुल अलग तरीके का, या इनकम्प्लीट प्रोपोर्शन। अब इनकम्प्लीट प्रोपोर्शन मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसको आप जब भी टोटल करोगे तो उसका न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से मैच नहीं करेगा, आप समझ जाओगे कि वो इनकम्प्लीट प्रोपोर्शन है। बट उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैथ भी आराम से सॉल्व होगा, बस उसका तरीका थोड़ा अलग है। और देखा जाए तो केस 2 के कंपैरिजन में केस 3 निकालना और ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। सो इसके बेसिस पे हम एक सम डिस्कस करने वाले हैं अभी, यानी अब हम लोग आ गए हैं केस 3 में, तो उसके हिसाब से हम सम देख लेते हैं। सम में क्या देखना होगा,
ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर का रेशियो के अलावा जब भी सैक्रिफाइसिंग शेयर की बात उठे तो वो इक्वल रेशियो यानी कोई कंप्लीट प्रोपोर्शन में ना हो तभी वो केस 3 कहलाएगा। तो केस 3 के लिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है। इसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आप देखो एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दिख रहा है आप लोग को? एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। जेड इज एडमिटेड विथ 5/11 शेयर। 5/11 शेयर से जेड एडमिट हो रहा है, उसका नया शेयर यही रहेगा। विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम एक्स, 2/11 फ्रॉम वाई। सुनने में एक जैसा लगता है ना कि ये सर 3/11 2/11 लग तो रहा है कि ठीक ठाक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप पहले ही चेक कर लेना इसको कैसे। पहले मैं आगे पढ़ दूं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एक्स और वाई का हमें ओल्ड रेशियो मिल गया है, ठीक है। पहला वाला जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो फुलफिल हो गया। फिर मैंने क्या बताया था कि न्यू रेशियो भी चाहिए। तो जेड एडमिट कर रहा है और जेड का न्यू रेशियो है 5/11। चलिए दूसरा डिटेल भी मेंशन हो गया। अब आगे मैंने क्या बोला था कि सैक्रिफाइस तो होगा बट ऑकवर्ड यानी आपका इनकम्प्लीट प्रोपोर्शन में होगा। और कैसे पकड़ेंगे यहाँ पे तो आप क्लियरली देख पाओगे। देखो आप, विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम वाई, सॉरी एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई। इसका मतलब है आप ऊपर का जो डिटेल है 3 और 2 उनको ऐड करो, ये आपके न्यूमरेटर है, राइट। इनको आप ऐड करो, आता है 5। और नीचे का डिनोमिनेटर देखो, क्या वो 5 है? बिल्कुल नहीं, वो 11 है। तो ये कंप्लीट प्रोपोर्शन नहीं है। ये लिखने में बड़ा सिमिलर दिख रहा है, आई मीन दिखने में बड़ा सिमिलर लग रहा है, बट ये आपका कंप्लीट प्रोपोर्शन बिल्कुल नहीं है। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है। ऊपर के न्यूमरेटर्स आप ऐड करो, अगर नीचे का डिनोमिनेटर से मैच करता है तो ही आपका कंप्लीट प्रोपोर्शन है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट प्रोपोर्शन में शेयरिंग नहीं दिखा रहा है सैक्रिफाइस का, और ये केस 3 से रिलेटेड हो जाएगा। सो हम लोग 3 का ए नंबर, ये जो क्वेश्चन है देख पा रहे हो आप, 3 का ए, ये क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ऑकवर्ड में क्या करते हैं। केस 3 का आप देख लो कि मैंने आंसर्स को किस मेथड से या किस तरीके से कैलकुलेट किया है स्टेप बाय स्टेप। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो कैसे होगा। देखो आप, ओल्ड पार्टनर का रेशियो मैंने लिया, न्यू पार्टनर का रेशियो लिख लिया। सैक्रिफाइसिंग शेयर जो भी क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे भी था ना वो एग्जांपल में 1/10 1/10 लग रहा है इक्वल है, इक्वल तो नहीं है क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर 2 आ रहा है और नीचे का डिनोमिनेटर सिर्फ 10 है, तो मैच तो करता नहीं है। अब देखो मैंने कैसे सॉल्व किया कि मैंने इस अनइक्वल प्रोपोर्शन को ही सीधे सैक्रिफाइसिंग माना है, यानी मैंने किसी मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको बनाया नहीं है और सीधे मैंने फॉर्मूला पर पुट कर दिया। आप देख पा रहे हो कि ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग में पुट कर दिया, जो भी आंसर्स आए उससे मैंने न्यू रेशियो निकाल दिया। तो ये कंपैरिजन टू केस 2 ज़्यादा ईजी है। सो आप अब इस क्वेश्चन को आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आने वाला क्वेश्चन कैसे मतलब सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिटेल्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक्स और वाई दो पार्टनर है, दिख रहा है आपको। एक्स और वाई दो पार्टनर है और उनका जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1। अब आप ओल्ड रेशियो आप देखो, इसका 2:1 है। सो 2/3 एंड 1/3 ये दो शेयर आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर लिखो। न्यू पार्टनर का नाम भी लिख लेता हूँ मैं। न्यू पार्टनर का नाम आपका जेड है, जिसका शेयर जो है, शेयर बोलो आप रेशियो बोलो, बात तो बराबर ही है, पर फिर भी मैं रेशियो भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 5/11 का उसका रेशियो मेंशन है, ठीक है। दो डिटेल मुझे मिला और क्वेश्चन में एक डिटेल और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक डिटेल है आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर का। सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x दे रहा है 3/11, x ने 3/11 का सैक्रिफाइस किया हुआ है और y ने 2/11 का सैक्रिफाइस किया हुआ है। क्लियर है डिटेल्स में? अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक ही स्टेप लेना है। हम इन्हीं को मान लेंगे कि ये सैक्रिफाइस है आपका। ये जो दोनों है ना वो डायरेक्ट सैक्रिफाइस के रेशियो के अंडर आ जाएंगे और हम क्या करेंगे, सिर्फ हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप देखो एक्स का ओल्ड रेशियो देखिए मेंशन है ना, स्टार्टिंग में मैं ये डिटेल मेंशन करके रखता हूँ हमेशा ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ओल्ड रेशियो एक्स का कितना है 2/3 और वाई का है 1/3। चलिए एक ही बार में लिख लेते हैं। एक्स का है 2/3
y का है 1/3। क्या तरीका है, ये जो फॉर्मूला बता रहा है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड तो हम लोगों ने लिख लिया है, अब हम लोग लेस कर लेंगे सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइसिंग के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, जो क्वेश्चन सेक्रीफाइस ऑलरेडी बोला हुआ है अनइक्वल तरीके से सीधे उसको माइनस करना है। यानी यहाँ पे आप 3/11 को माइनस करोगे, और सॉरी माइनस थोड़ा ऊपर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप 2/11 को माइनस करोगे। माइनस करने के बाद आप देखो कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पे तो एलसीएम करना पॉसिबल नहीं है, सो 33 इज द मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखो 11 2 22 माइनस 3 3 9, और यहाँ पे आ रहा है 33 अगेन, एंड यहाँ आ रहा है 11 - 6। एक बार चेक कर लेते हैं सारा चीज़ ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सही, देखिए आप कैलकुलेशन एकदम सही है। और आपका यहाँ पे आ रहा है 13/33, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 5/33। क्लियर है। और जब भी हम न्यू रेशियो लिखते हैं तो हम उस पार्टनर का भी लिख लेते हैं जो बिल्कुल नया है। नया पार्टनर हमारा है z, यही है ना हमारा नया पार्टनर। अब z का रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है 5/11, आप इसको पहले यहाँ पुट करो 5/11, और हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इन आए हुए आंसर्स के डिनोमिनेटर से मैच करवा लेंगे। ट्रिक वही है। अब देखो आप तो बहुत सारे लेसन्स आप देख चुके हो, तो आपको तो आइडिया हो ही गया होगा कैसे करते हैं। यहाँ 33 दिया हुआ है, ये भी 33 है, तो इसको भी 33 होना चाहिए ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 11 के साथ अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो इजीली 33 आ जाएगा। और चूंकि मैंने यहाँ 3 लिखा है तो आपको ऊपर भी क्या लिखना है, 3 लिखना है। सो अब आपका आंसर चेंज होके हो जाएगा 15/33, राइट। अब देखो आप आराम से आपका डिनोमिनेटर तीनों का मैच कर रहा है। अब आप चेक करो क्या ये कंप्लीट प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हुआ। चलिए मैं नीचे लिखता हूँ x, y एंड z, ठीक है। हम एक बार सारे रेशियोज को उतार लेते हैं। हमारा जो आंसर्स आए हैं वो है 13/33, है ना, 13/33, फिर है 5/33, ठीक है, और लास्ट वाला आया है 15/33। और तरीका क्या है चेक करने का, बार बार मैं बता रहा हूँ, आप ऊपर के न्यूमरेटर्स को ऐड करो, अगर डिनोमिनेटर के साथ मैच कर जाए तो आपका प्रोपोर्शन एकदम कंप्लीट है और एकदम सही है। 13 एंड 5 18, 18 एंड 15 33 आता है, देखिए आपको मैच कर गया। सो आपका जो आंसर हुआ फाइनल वो 13:5:15 हो गया। ये हो गया आपका न्यू रेशियो केस 3 के हिसाब से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे केस 4 पे। अब देखो जो केस 4 है हमारा, केस 4 में मैंने क्या बोला था, केस 4 आप पीछे लेसन्स को बैक करके भी देख सकते हो। केस 4 आपको ये बताता है कि आपका सारा डिटेल्स में से एक डिटेल्स इसमें चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा मैं बता देता हूँ। ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, क्लियर है, ये तो रहेगा ही हर क्वेश्चन में, ये तो चाहिए भी। बट पहली बार किसी क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा, नॉट गिवन। देखो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है नॉट वाले वर्ड को, न्यू पार्टनर रेशियो इज नॉट गिवन। ये हो गया हमारा केस 4। वैसे तो केस 4 जानते हो आप, सिर्फ इसी डिटेल से पकड़ में आ जाता है कि न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये पक्का केस 4 है, ठीक है। आपको ये भी देखने का जरूरत नहीं कि नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या मेंशन है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब आप देखो आगे बढ़ो। यहाँ पे मैंने लिखा है सरेंडर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, एक टर्म यूज होता है सरेंडर शेयर। अभी सरेंडर क्या है, जब कोई पार्टनर किसी पार्टनर को आने देता है तो वो अपने शेयर में से कुछ हिस्सा सामने वाले के फेवर में छोड़ देता है, इसको हम फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। आप लोग जब पहले मैथमेटिक्स सीखते थे तो उसमें रेशियोज बनाने के लिए हम लोग फ्रैक्शंस वर्ड का यूज किया करते थे कि किसी भी होल नंबर का जब आप ब्रेकअप करते हो, जैसे 1/4 1/7 कुछ भी करते हो, ये सब फ्रैक्शंस में आते हैं, है ना, जिसमें एक पार्ट होता है न्यूमरेटर, एक पार्ट होता है डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है कि सरेंडर शेयर दिया हुआ रहेगा, इट इज जस्ट लाइक अ सैक्रिफाइसिंग शेयर, बिल्कुल उसी तरह से है। बट यहाँ पे डिटेल्स क्या है, यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज ये है कि आपको नया पार्टनर का रेशियो नहीं है। सो आप इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। पहले मैं एक आइडिया दे देता हूँ इसमें होता क्या है। आप देखो यहाँ डिटेल्स है, ओल्ड पार्टनर दिया हुआ है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक आइडिया पीछे वाला याद आ जाए। न्यू पार्टनर सी है, देखिए मैंने न्यू रेशियो में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी न्यू रेशियो तो है नहीं। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे सरेंडर शेयर के बेसिस पे। ध्यान दो आप, सरेंडर का शेयर भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब वो कंप्लीट हो इनकम्प्लीट हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सैक्रिफाइसिंग शेयर आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है भैया, ए और बी का जो ओल्ड ए और बी का जो आपका ओल्ड शेयर है ना, ओल्ड शेयर में आप सैक्रिफाइसिंग यानी सरेंडर शेयर को मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से करने के बाद आपको एक नंबर फाइंड आउट होगा, एक नया फ्रैक्शन फाइंड आउट होगा, यही फ्रैक्शन आपका एक्चुअली में सैक्रिफाइसिंग शेयर है। और एक बार आप सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिए तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करना है न्यू रेशियो का, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्लियर है,
क्या क्या स्टेप रहा? सबसे पहली बात, सरेंडर शेयर को आप एक जगह लिखोगे, ओल्ड शेयर को सरेंडर शेयर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको इजीली सैक्रिफाइसिंग वाला शेयर मिल जाएगा। जैसे ही ये मिला तो आप फॉर्मूला लगाओगे न्यू रेशियो का, जिसमें ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करोगे। ये रहा आपका ओल्ड रेशियो 5/8 और ये रहा सैक्रिफाइसिंग नया वाला जो ये 10/40। आप देखो उसी को मैंने किया है ना, माइनस 5/8 और 10/40। तो ये हमारा मेथड है। अब चलिए जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस पर आ जाते हैं। देखिए ये 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। X and Y are partners in a firm, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 9:3, 9:6 में आपका ओल्ड रेशियो मिल गया। अ न्यू पार्टनर Z इज एडमिटेड, हमारा नया पार्टनर का नाम है Z जो यहाँ एडमिट कर रहा है। X सरेंडर्स 315 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ Z, X का 315 का उसके फेवर में सरेंडर है, ठीक है, एंड Y 6/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z, यानी X ने 3/15 का सरेंडर किया है, Y ने 6/15 का शेयर सरेंडर किया है, किसके फेवर में? Z, यानी जो हमारा नया पार्टनर है उसके फेवर में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप देख पा रहे हो जो Z जहाँ पे एडमिट का यहाँ डिटेल है, हमेशा हर क्वेश्चन में उसका नया रेशियो दिया रहता है, बट यहाँ पे Z का कोई रेशियो नहीं मेंशन है। तो ये क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका केस 4 से रिलेटेड है और उसी का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डिटेल्स मेंशन करते हुए जाते हैं। हमारे पास दो पार्टनर है X और Y, सो हम सबसे पहले लिखेंगे X एंड Y, इनका ओल्ड रेशियो मेंशन कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो जो दोनों का क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज 9:6। आप चाहो तो क्वेश्चन को बैक करके पढ़ लेना, 9:6 का उनका ओल्ड रेशियो है। सो ऐड कर लीजिए, 9 and 6 15 होता है, सो 9/15 एंड 6/15 इज द रेशियो, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, क्लियर है। अब हम लोग लिख लेते हैं न्यू पार्टनर। सो न्यू पार्टनर आपका कौन है? Z है, जिसका न्यू शेयर या न्यू रेशियो मैं लिख देता हूँ सबसे अच्छा, जिसका न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, राइट। केस 4 से रिलेटेड है, बट कुछ तो डिटेल्स चाहिए ना निकालने के लिए। सो आपका सरेंडर का शेयर जो है, सरेंडर का जो शेयर है वो आपका दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि X ने 3/15, X ने कितना दिया है? 3/15 एंड Y ने आपका 6/15 का यहाँ पे सरेंडर किया हुआ है। अब आप देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है उसको निकालने का एक ही तरीका है जो मैंने अभी एग्जाम्पल में से बताया कि आप क्या करोगे, सरेंडर शेयर को पार्टनर के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो ये रहा X, ये रहा Y, ठीक है। दोनों के डिटेल्स क्या क्या है आप देख लो। X का है 9/15 ओल्ड शेयर, Y का 6/15 ओल्ड शेयर है। 9/15 6/15, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करेंगे भैया? हम सरेंडर वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। 3/15 एंड 6/15 है ना, सो हम क्या करेंगे यहाँ 3/15 एंड 6/15 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप देखो कितना कितना आपका डिटेल्स में आंसर आ रहा है। 9 3 27 एंड 15 हो जाता है 225। यहाँ पे हो रहा है 36 डिवाइड बाय 225। आपको डिटेल्स दिख रहा है दोनों का, ठीक है। अब बारी आता है कि ये तो आपने निकाला, ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है न्यू रेशियो। सो हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालने में हम सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे कि फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है। अब न्यू रेशियो यानी X का न्यू रेशियो हो जाएगा, ओल्ड रेशियो से आप माइनस कर दो, ओल्ड रेशियो है 9/15, ठीक है, माइनस सैक्रिफाइसिंग यानी 27 डिवाइड बाय 225। Y का क्या होगा? Y का होगा आपका, देखो आप 6/15 है, सो Y का है 6/15 माइनस 20, ओ सॉरी यहाँ 20 तो है नहीं, यहाँ पे 36 है, 36/225, ठीक है। सो आप इसमें क्या करोगे? इसका पहले एलसीएम कर लो। एलसीएम में आपको 225 ही आएगा।
सो ये आपका एलसीएम हो जा रहा है और हम लोग इसमें निकालेंगे इसको। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वो है 135 माइनस 27, क्लियर है। अब यहाँ पे भी हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा है 225, ठीक है, और 15, तो 15 6 90 माइनस 36। सो आपका जो डिटेल आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 8, आई गेस 108 आ रहा है ये, डिवाइड बाय 225, राइट। उसके बाद आपका यहाँ का डिटेल आ रहा है 4 एंड 5, 54 डिवाइड बाय 225। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि न्यू रेशियो लिखते वक्त हम उस नए पार्टनर को भी ले लेते हैं, बट यहाँ पे तो वो उसका शेयर दिया हुआ ही नहीं है। तो मैंने पहले सिखाया था, आप एग्जाम्पल में दोबारा देख सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था ना आपको। इसमें क्या बोला था कि ये जो आप सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हो सरेंडर से मल्टीप्लाई करके, देखो आप जो दोनों निकाले हो ना, इन्हीं दोनों शेयर को आप ऐड कर दो तो जो नया पार्टनर है उसका शेयर बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम z के लिए क्या करेंगे, देखो आपने तो दोनों का सरेंडर वैल्यू बहुत अच्छे से निकाला, आई मीन सेक्रीफाइसिंग शेयर बड़े अच्छे से निकाला है सरेंडर वैल्यू पे। सो आप क्या करोगे, दोनों को यहाँ ऐड कर दोगे, 27/225 एंड प्लस 36/225, ये दोनों आप ऐड करोगे। दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्या फाइंड आउट होता है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट होता है 63 आई गेस डिवाइड बाय 225, ठीक है। सो आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो, आई मीन सॉरी न्यू रेशो है, वो सैक्रिफाइसिंग के बेसिस पे ही निकल गया। और आप इन तीनों को अब देख लो कि क्या ये कंप्लीट प्रोपोर्शन बने हैं या नहीं। सो एक्स, वाई एंड जेड तीनों को मैंने लिखा और तीनों का प्रोपोर्शन भी आपको दिखता होगा। एक्स का है 108/225, 108/225, वाई का है 54/225, वाई का है 54/225, z का है 63/225, सो 63/225, ठीक है। सो एक्स वाई जेड का क्या कंप्लीट प्रोपोर्शन है, कैसे चेक करेंगे, न्यूमरेटर ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर से मैच कीजिए। न्यूमरेटर है आपका 108 एंड 54, तो यहाँ आपका आ जा रहा है 162, और 162 और 63 को आप ऐड करोगे तो इजीली आपको 225 मिल जाएगा। सो आपका जो प्रोपोर्शन है वो कंप्लीट है, कहीं कोई गलती नहीं है। आप सीधे इसका आंसर को इस तरह से रिफ्लेक्ट कर दो, ये आपका हो गया एक कंप्लीट सम, जिसका सॉरी कंप्लीट प्रोपोर्शन, जिसमें आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि इतना ही आने वाला है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो जो कि मैं यहाँ बता सकता हूँ कि क्या ये रेशियो इतना ही बड़ा दिखेगा, बार बार इतने बड़े नंबर्स और इतने बड़े फ्रैक्शन से ही काम करना है, बिल्कुल नहीं। रेशियोज को हम कॉमनली छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर मिल जाए, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो आपके दिए हुए सारे नंबर्स को डिवाइड कर सके। अब आप इसमें देखो कि क्या कोई ऐसा नंबर है, आई गेस 9 से ये सारे नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ये 12 से हो जा रहा है, 9 6 54 एंड 9 7 63। सो मेरा ये प्रोपोर्शन है। अब क्या इसको भी छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये आप देखो कि यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, इवन दो कि आप 12 और 6 को कॉमनली छोटा कर सकते हो, बट आपको सारे नंबर्स को एक साथ छोटा करना है, जिसका एक जो कि एक नियम है, जो कि एक रूल है मैथमेटिक्स में। तो प्रोपोर्शन को प्रोपोर्शनेटली आप अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको तीनों में कॉमन फैक्टर्स लाने होंगे। इस क्वेश्चन में चलिए आपका अच्छा हुआ कि ये भी डिस्कस हो गया कि अगर कोई बड़ा प्रोपोर्शन आ जाए, आई मीन बड़ा रेशियो निकल जाए, क्या आप उसको छोटा कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे, अगर सर यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं। इस रेशियो में 9 नंबर 9 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, जिसके थ्रू मैंने तीनों को डिवाइड किया तो आपका प्रोपोर्शन छोटा होकर ये बचा, यानी अल्टीमेटली आपका ये आंसर है, ठीक है। इवेंचुअली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप चाहो तो इस आंसर को लेकर भी वर्क कर सकते हो, बट अगर इस आंसर को लेकर वर्क करोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। 225 से इमेजिन करो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको तो प्रॉब्लम होने वाली है ना। सो इस तरह से हम अगर पॉसिबल हो तो रेशियोज को छोटा भी कर सकते हैं। सो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो केस 4 भी डिस्कस हो गया। केस 1 से लेके केस 4 हम लोगों ने चारों सम बना लिए, एग्जांपल्स देख चुके हैं। मैं बीच बीच में रेफरेंस भी दे रहा था लेसन में कि आप कैसे उसको समझ रहे हो, कैसे उसके ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हो। और मैंने इस लेसन में आपको एडमिशन और पार्टनरशिप के कुछ बेसिक डिटेल जो आपको शुरुआत में चाहिए सीखने के लिए वो भी दे दिया है। आप उनको थॉरोली स्टडी करो, जिससे हम आगे चल के और भी चीज़ें सीख पाएंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में हम रेशियोज, गुडविल्स, इनको लेकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कैसे आप किसी पार्टनर को डिवाइड करते हो वगैरह वगैरह। फिर और भी जो पॉइंट्स इस
मैंने इसी लेसन में डिस्कस किए हुए हैं कि अकाउंटिंग में हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलता है एडमिशन और पार्टनरशिप में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आज का लेसन हम यहाँ पे एंड करते हैं। रेशियोज को आप वीडियो बैक करके अच्छे से थॉरोली स्टडी कर लीजिएगा। बेटर होगा कि आप क्वेश्चंस को नोट करें और क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करने के बाद उसके आंसर्स को वीडियो में चला के देखें कि मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज का लेसन हम लोग यहाँ पे एंड कर देते हैं।